हेलो एंड वेलकम टू संस्कृति आईएएस ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम। तो इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के प्रकार। हम जब लिविंग वर्ल्ड को देखते हैं, हम जब पूरे जैव जगत को देखते हैं तो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु आपको मिलते हैं, पेड़ पौधे मिलते हैं। और वहीं पे एक टॉपिक हमारा बनता है कि इस पूरे लिविंग वर्ल्ड में पोषण प्राप्त करने के तरीके कौन कौन से हैं, है ना। तो हम उसकी बात करेंगे। तो टॉपिक लिस्ट हमारा आज का ये है कि हम आज मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण के तरीकों की बात करेंगे, जिसमें हम ऑटोट्रॉप्स यानी कि स्वपोषी और हेटरोट्रॉप यानी परपोषी की बात करेंगे। इसके कितने कैटेगरी हम उसकी बात भी करेंगे। और कई सारी जानकारियां इसके साथ ऐसी हैं जो इस चैप्टर के बहाने से आपको बताया जा रहा है, और उसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ही हमारे वो सारी खास बातें हैं, जैसे डिकम्पोजर्स, लाइकेंस, माइकोराइजा, राइजोबियम, इंटेस्टाइनल फ्लोरा, हम इन सब की बात करेंगे। तो हम इसमें दो पर्पस को सॉल्व करेंगे। एक तो जो चैप्टर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हम उसको समझेंगे, और उसके साथ कई महत्वपूर्ण जानकारी जो एक समान अवधारणा के तौर पे, सामान्य जानकारी के तौर पे आपको पता होना चाहिए, हम उसकी बात भी करेंगे, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ें, दो टॉपिक है जिसके ऊपर आपको बात थोड़ी समझ में आनी चाहिए। एक तो न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व किसे कहते हैं, और दूसरा न्यूट्रिशन यानी पोषण किसे कहते हैं। दो शब्द आपके सामने है। एक शब्द है न्यूट्रिएंट पोषक तत्व, और दूसरा है न्यूट्रिशन यानी पोषण। तो न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं? न्यूट्रिएंट का मतलब होता है कि खाने के अंदर मौजूद वह रासायनिक तत्व जिसका इस्तेमाल शरीर वृद्धि विकास के लिए, रोग से मुक्त रखने के लिए और समान स्वास्थ्य के लिए करता है, उसको हम कहते हैं वो न्यूट्रिएंट है। बात समझ में आ रही है? यानी न्यूट्रिएंट इज अ स्पेसिफिक केमिकल्स प्रेजेंट इन द फूड विच इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। शरीर के लिए आवश्यक कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ जो हमारे खाने के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। मतलब बहुत साफ है कि पूरा खाना जो हम खाते हैं वो पोषक तत्व नहीं है, उस खाने के अंदर पोषक तत्व है। हम जब खाना खा लेते हैं तो फिर अपने शरीर के अंदर पाचन की प्रक्रिया से उन खाने में से पोषक तत्वों की प्राप्ति करके शरीर को हम दे देते हैं, और शरीर में वो पोषक तत्व क्या करते हैं? पोषण का काम करते हैं। यानी कि हमारे शरीर के वृद्धि विकास में, हमारे शरीर को रोग मुक्त रखने में, हमारे शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने में ये पोषक तत्व काम आते हैं। उसी तरीके से बात करें न्यूट्रिशन की या पोषण की, तो पोषण किसे कहेंगे? तो पोषण की परिभाषा है द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट इज नोन एज न्यूट्रिशन। जिस विधि से हम अपने शरीर को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, उसी को हम पोषण की क्रिया कहते हैं। एज सिंपल एज दिस। आपको डेफिनेशन रटना नहीं है, समझना है। रटी हुई बातें परीक्षा में नहीं पूछी जाएंगी, समझी हुई बातें रहेंगी, तो परीक्षा में जिस तरीके से भी वो तोड़ मरोड़ के पेश कर दे, आप उसको बना पाएंगे, है ना। तो आपके दिमाग में क्लियर है कि पोषक तत्व किसे कहेंगे और पोषण किसे कहेंगे। और एक और बात क्लियर रख लीजिए कि भोजन और पोषक तत्व के बीच का अंतर क्या है। मुझे पक्का यकीन है आप बात समझ गए होंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम बात करेंगे पोषण के तरीकों पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, कि पोषण के कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं। देखिए ध्यान से, हम जब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन को कुल मिला के दो प्रकार में बांटा गया है। मैं यहाँ पे साथ में कुछ चीज़ों को लिखता भी रहूँगा। एक को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी इसको कहते हैं स्वपोषी या स्वपोषी या स्वपोषिता, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। और एक है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसको कहते हैं परपोषी या परपोषिता, है ना। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यहां पे ये ओ है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर है? तो भाई पूरे जैव जगत में, पूरे इस लिविंग वर्ल्ड को हम पोषण के स्तर पे दो भागों में बांट सकते हैं। एक वो जो स्वपोषी हो, जो अपने लिए भोजन का निर्माण खुद ही करते हो, अपने शरीर के अंदर, अपने कोशिकाओं के अंदर भोजन बना लेते हो,
उनको हम कहते हैं स्वपोषी। और दूसरे वर्ग में ऐसे जीव जंतु आते हैं जिनके पास खुद अपने कोशिका या शरीर में भोजन बनाने की क्षमता नहीं है, लेकिन वो भोजन की प्राप्ति स्वपोषियों से करते हैं। दे आर डिपेंडेंट अपॉन ऑटोट्रॉप्स, है कि नहीं? जैसे पेड़ पौधों के पास प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खुद ब खुद भोजन बनाने की क्षमता होती है। वो वातावरण से पानी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसको ग्लूकोज और स्टार्च में बदल देते हैं, और ग्लूकोज और स्टार्च वो बनाते हैं, उनका भोजन है, वो स्वपोषी है। हम और आप जंतु हैं, और जंतुओं में भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती। हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों से या दूसरे जंतुओं से हम भोजन की प्राप्ति करते हैं जो वहां पे पहले ही से मौजूद था, है कि नहीं? क्लियर है ना? ध्यान रखिएगा इस बात का। कई लोग तो इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। कई लोग कहते हैं कि सर हमारे घर में मम्मी स्वपोषी हैं क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाती हैं, और हम परपोषी हैं क्योंकि मम्मी के द्वारा बनाए गए भोजन को हम खाते हैं। देखिए, गलत है। इस अवधारणा में मम्मी भोजन बना नहीं रही हैं, मम्मी भोजन पका रही हैं। पकाने और बनाने में बड़ा अंतर होता है कि नहीं? तो भोजन बनाने का मतलब होता है कि कच्चे पदार्थ को उठाओ और फिर भोजन बनाओ, कंपाउंड बनाओ, ऐसे यौगिक बनाओ, ऐसे केमिकल बनाओ जो शरीर को क्या दे, पोषण दे। और पकाने का मतलब क्या होता है, प्रोसेस करना। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कंफ्यूजन दिमाग में मत रखिएगा। अब देखिए, स्वपोषी को भी दो प्रकार में बांटा गया है। एक को कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक, यानी कि प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी, हम इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉपिक, यानी रासायनिक स्वपोषी। अब ये थोड़ी सी अलग बात है, लेकिन इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। और जो परपोषी हैं उनमें मुख्य तौर पे 4 प्रकार के हैं। एक है होलोजोइक, जिसका नाम है प्राणीसम, हम सबके नाम लिखेंगे हिंदी में भी, प्राणीसम। पैरासिटिक यानी कि परजीवी, सिम्बायोटिक मतलब सहजीवी, और सेप्रोफाइटक मतलब मृतोपजीवी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप नाम से इंग्लिश हिंदी में मत घबराइए, मैं हिंदी नाम लिखूंगा, आपके नोट्स में दिया होगा, और इंग्लिश को भी ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है ना? तो स्वपोषी के 2 प्रकार, फोटोऑटोट्रॉपिक, कीमोटोट्रॉपिक, और हेट्रोट्रॉपिक यानी कि परपोषी के 4 प्रकार, होलोजोइक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक एंड सेप्रोफाइटिक। हम एक एक करके देखेंगे, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मैं लिख देता हूं बिल्कुल यहां पे हिंदी। और फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब यहां पे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी। स्वपोषी यानी ऐसे स्वपोषी जो प्रकाश संश्लेषी हों। और ये डायग्राम जो देख रहे हैं ना, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पानी लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, पत्ते के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलती है, किसके प्रभाव में, सूर्य के प्रभाव में, सूर्य की रोशनी के प्रभाव में, और फिर भोजन बन के तैयार हो जाता है और ऑक्सीजन रिलीज कर दिया जाता है। हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, है ना? इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। रही बात कि इस पूरे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को कैसे पढ़ेंगे, तो आप देख लीजिए, 6CO2 प्लस 6H2O, ये कच्चा पदार्थ है, और यहां पे क्या हुआ, सनलाइट और क्लोरोफिल, और इससे क्या बन गया, C6H12O6 और प्लस 6O2 जो रिलीज कर दिया गया। और ये आपका क्या बन गया प्लांट के पास। यही आगे चल के जब ग्लूकोज बहुत सारे मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, स्टार्च बना देंगे, जो पादपों का भोजन है, पादपों का संचित भोजन है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, हम प्रकाश संश्लेषण चैप्टर में अच्छे से एक एक पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं, है ना? तो अगर कोई भी जीव जंतु, जंतु तो बिल्कुल नहीं, कोई भी जीव प्रकाश संश्लेषण की विधि से अगर अपना भोजन पत्तों में बना लेता है तो उसको हम कहेंगे प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी। कौन कौन से आएंगे इसमें, क्या एग्जाम्पल होगा इसके? तो इसके एग्जाम्पल होंगे जितने भी हरे पेड़ पौधे दिखते हैं वो सब, तो हरे पेड़ पौधे, शैवाल, जो शैवाल आप देखते हैं वो, नील हरित शैवाल वो भी आ जाएंगे,
और कई प्रकार के जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हैं वो भी आ जाएंगे, है ना। तो हरे पेड़ पौधे, शैवाल, नीरहरित शैवाल और प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं की भी एक प्रजाति है और वो भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इस काम को कर सकते हैं। मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि ये काम कौन कौन से लोग कर सकते हैं। तो हरे पादप, दूसरा कौन करेगा, शैवाल खाना खुद बनाएगा, तीसरा नील हरित शैवाल, क्यों अलग किया आपको पता है ना, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है, और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, ये प्रकाश संश्लेषी जीवाणु भी इस काम को करेंगे। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और स्वपोषी में जो दूसरा प्रकार है वो है कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यानी कि रासायनिक स्वपोषी या रासायनिक स्वपोषिता, है ना। ये कीमोटोट्रॉप्स है। ये जो डायग्राम देख रहे हैं ना, ये डायग्राम एक प्रकार के जीवाणु की है, बैक्टीरिया की है, जिसका नाम है नाइट्रोसोमेनास। नाइट्रोसोमेनास को प्रकाश से कुछ लेना देना नहीं है, और न ही ये परजीवी है, न ही ये सजीवी है, तो फिर अपनी जिंदगी चलाता कैसे। ये किसी केमिकल को ऑक्सीडाइज कर कर और उससे एनर्जी प्राप्त करता है, ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्राप्त करता है। तो जाहिर सी बात है अपना खाना खुद ही बना रहा है, लेकिन बिना प्रकाश संश्लेषण के बना रहा है। हालांकि ऐसे जीवाणुओं की संख्या बड़ी कम है और बहुत कम आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, लेकिन है तो सही। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये जो रासायनिक स्वपोषी हैं, ये जिस प्रक्रिया पर डिपेंड करते हैं उसको कहते हैं कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस क्या कहेंगे इसको, कीमोसिंथेसिस, यानी रसायनों का निर्माण। और ये क्या करते हैं, इसमें ये ऊर्जा की प्राप्ति रसायनों के ऑक्सीकरण से करते हैं, ऑक्सीकरण से करते हैं, है ना। एज सिंपल एज दिस। आप जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है आपको, टूटने की प्रक्रिया है, टूटने से ऊर्जा निकलेगी और जब निकलेगी तो उसी का इस्तेमाल कर लेंगे। एग्जाम्पल्स क्या होंगे हम उसकी बात भी करते हैं। तो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया ही आपको कि इसके एग्जाम्पल में मैंने कहा कि एक एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमेनास। ये मृदा में, मिट्टी में पाया जाने वाला एक जीवाणु है जो अमोनिया को तोड़ता है नाइट्रेट में, और उससे जो ऊर्जा मिलती है उससे अपना काम चला लेता है। किसी पे डिपेंड नहीं है, किसी पे निर्भर नहीं है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण भी नहीं कर रहा है। उसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल है आयरन बैक्टीरिया। ये पानी वानी में जो आयरन डूबे हुए हैं ना, उसके ऊपर रहता है, आयरन को ऑक्सीडाइज करता है, उसमें जंग लगाता है और उससे जो ऊर्जा मिलती है उसी से काम चला लेता है ना। और एक और एग्जांपल है और उसका नाम है मिथेनोजेंस। ये भी जीवाणु है, मीथेन। ये मीथेन का ऑक्सीकरण करता है जो प्रकृति में पाए जाते हैं और उसके ऑक्सीकरण से अपनी ऊर्जा की प्राप्ति करता रहता है। ये 3 एग्जांपल अगर ध्यान रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो इसमें है नाइट्रोसोमेनास, क्योंकि वो मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बनाए रखने में भी उतना ही मददगार है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात थी, स्वपोषिता का दूसरा स्वरूप था जिसके बारे में हमने बात की। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, यानी कि परजीविता के एग्जाम्पल्स की। तो परजीविता, हेट्रोट्रॉपिज्म, जिसके पास खुद खाना बनाने की क्षमता ना हो, बल्कि वो किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में, स्वपोषियों पर निर्भर रहता हो। देखिए ध्यान से, यहां पे एग्जाम्पल क्या है,
होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब ये हो गया कि परपोषिता का पहला एग्जाम्पल, पहला प्रकार होलोजोइक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्राणी सम पोषण। तो प्राणी सम पोषण, प्राणी मतलब जंतु, प्राणी के समान पोषण। ध्यान दीजिएगा कि इस प्राणीसम पोषण के अंदर कई एग्जाम्पल्स आएंगे। जितने भी जीव जंतु आप देखते हैं ना, जितने भी जानवर आप देख रहे हैं, उसमें से ज्यादातर जानवर जो आप देख पाते हैं वो सब होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, और जो आप नहीं देख पाते उसमें भी बहुत सारे। ये जो डायग्राम देख रहे हैं वो किसका है? अमीबा का है। और यहां पे इस अमीबा को अपने कूटपाद या सीडोपोडिया के द्वारा खाना खाते हुए दिखाया गया है। ये खाना है, ये सीडोपोडिया है, और उसके बाद वो खाने को क्या करता है? ध्यान दीजिएगा, वो खाने को ग्रहण करता है, इंजेस्शन, फिर अपने कोशिका में ले जाके उसका करता है पाचन, डाइजेशन। पाचन के बाद वो पोषक तत्वों को अपने कोशिका के अंदर अवशोषित कर लेता है, तो एब्जॉर्प्शन, जहां जहां जरूरत हो वहां वहां पहुंचा देता है, तो एसिमिलेशन, और जो बचा हुआ अपाचित पदार्थ है उसको बाहर निकाल देता है, तो इगेशन। ये 5 विधियों से होकर ये अपने पोषण को प्राप्त करता है। ये होलोजोइक की पहचान है। हम भी ऐसे ही करते हैं। अमीबा सबसे सरल जंतु, वो भी ऐसे ही करते हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं। बस अंतर यही है कि अमीबा एक कोशिकीय स्तर पे इस काम को करता है, और हम पूरे प्राणी के स्तर पे, एक सिस्टम के स्तर पे इस काम को करते हैं। हम भी खाने को खाते हैं, क्या करते हैं? इंजेक्शन, माउथ के थ्रू आप अंदर ले जाते हैं, पाचन तंत्र में प्रवेश कर जाता है, वहां पे होता है इसका पाचन यानी डाइजेशन। डाइजेशन के बाद तुरंत पोषक तत्वों को रक्त में लाया जाता है, तो आंतों से रक्त में आ गया, एब्जॉर्प्शन, आंतों की सतह से अवशोषित होकर रक्त में पहुंचा, और रक्त से पूरे शरीर के अंदर फैल गया, एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण, पूरे शरीर के अंदर फैल गया, जहां जहां जरूरत हो वहां वहां मिल गया। और भोजन का वह भाग जिसको हम पचा नहीं पाए, जो हमारे लिए अब जरूरी नहीं है, उसको हम क्या करते हैं? इगेशन के थ्रू निष्कासित कर देते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, जितने जंतु नजर आएंगे आपको अपने आसपास, शेर, बिल्ली, चीता, हाथी, भालू, मानव, अमीबा, जो नजर नहीं आता अमीबा, ये सब इसी विधि का पालन करते हैं। हालांकि बहुत सारे अपवाद भी हो सकते हैं, हम उसकी बात भी अलग से कर लेंगे, लेकिन फिलहाल तो मामला यही है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है वो है डाइजेशन। वो क्या है? ये डाइजेशन। अब सवाल है कि डाइजेशन क्या है? देखिएगा ध्यान से कि प्राणीसम जो पोषण है उसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है इंटरनल डाइजेशन। क्या है इसका? आंतरिक पाचन, यानी पाचन की प्रक्रिया हमेशा कहां होती है? शरीर के अंदर होती है। हम भी खाने को पचाने के लिए शरीर के अंदर लेके जाते हैं, और अमीबा को भी देख रहे हैं कि ये खाने को पचाने के लिए शरीर के अंदर लेके जा रहा है। तो आंतरिक पाचन अगर कहीं दिख जाए आपको किसी एग्जाम्पल में, तो मान के चले कि वो आंतरिक पाचन की प्रक्रिया किससे जुड़ी हुई है? होलोजोइक न्यूट्रिशन या प्राणीसम पोषण से जुड़ा हुआ मामला है। और ऐसे अगर कहें तो प्राणीसम या होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स 5 होंगे: ग्रहण, आंतरिक पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। ये फॉलो होगा। ज्यादातर जानवर जो आपके इर्द गिर्द पाए जाते हैं वो इसी विधि से अपने पोषण को प्राप्त करते हैं, है ना? तो ये बात तो हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट पे। दूसरा जो न्यूट्रिशन का प्रकार है परपोषिता में, वो है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और जब सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को हम हिंदी में कहते हैं तो हम कहते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी यानी कि सड़े गले मरे हुए पदार्थों पर निर्भर रहने वाला, है ना? मृतोपजीवी। और एक और बात ध्यान दीजिएगा कि मृतोपजीवी को पहचानना हो तो आप देखिए ये क्या है? मशरूम है। मशरूम किस ग्रुप में आएगा? फंजाई, कवकों के ग्रुप में आएगा। और मशरूम कहां उगता है? कभी देखा आपने? गोबर पे, गोबर छत्ता कहते हैं, लकड़ी पे, किसी पुरानी चीजों पे, इन सब चीजों पे उगाता है जो बेकार है, जो मरा हुआ है। बेकार तो नहीं, मरा हुआ जरूर है। आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन में कहा था मैंने कि होलोजोइक न्यूट्रिशन की पहचान है कि पाचन शरीर के अंदर होगा। तो वहीं पे आपके दिमाग में एक सवाल उठा था, और सवाल यह था कि पाचन तो शरीर के अंदर ही होता है, बाहर तो होता नहीं है।
लेकिन नहीं, पाचन बाहर भी होता है। मृतोपजीवी में पाचन शरीर के बाहर होता है ना? कैसे होता है, हम उसकी बात को समझेंगे। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मृतोपजीवी का सबसे पहले देख लेते हैं, और मृतोपजीवी का एग्जाम्पल है कवक और जीवाणु। जीवाणुओं में हर प्रकार के मिल जाएंगे। तो कवक और जीवाणु मृतोपजीवी हो सकते हैं। मृतोपजीवी कवक, मृतोपजीवी जीवाणु। कवकों को कहां देखा आपने? कई बार आप ब्रेड खरीदते हैं और ब्रेड को अगर हमने लंबे समय तक छोड़ दिया तो उसके ऊपर फफूंदी उगाती है, नीले हरे रंग की फफूंदी। उसके बाद हम ब्रेड को फेंक देते हैं। यह मृतोपजीविता है। ब्रेड मरा हुआ है। अब ब्रेड मरा हुआ कैसे भाई? कभी तो वो खेतों में था, गेहूं के रूप में लहलहा रहा था, उसको तोड़ा, प्रोसेस किया, ब्रेड में बदला, आपको दे दिया, तो मरा हुआ। और उसके ऊपर फफूंदी उगाया, और फफूंदी जब उगाया तो फफूंदी ने क्या किया? फफूंदी मृतोपजीविता में क्या करता है, एक बार ध्यान दीजिएगा कि वहां पे बाह्य पाचन होता है। डाइजेशन कहां होता है? बाहर होता है। इस बात को ध्यान देना है। कैसे? ब्रेड के ऊपर फफूंदी आगे बैठ जाता है। कहां से आया? हवा में घूम रहा है, उसके स्पोर, उसके बीजाणु, और ब्रेड के ऊपर आगे बैठ गया। ब्रेड उसके लिए अनुकूल जगह है। जैसे ही वो बैठा, अनुकूलता को समझा और उसने अपना काम शुरू कर दिया। जहां बैठा वहीं पे एंजाइम निकालना शुरू कर दिया। कहां एंजाइम निकाला? अपने शरीर से बाहर। सोचिए, अगर आप किसी ब्रेड पे बैठ जाएं और एंजाइम निकाल दें, है ना, तो अगर आप किसी ब्रेड पे बैठ जाओ और एंजाइम निकाल दें तो एंजाइम कहां गिरेगा? ब्रेड पे ही गिरेगा। और ब्रेड का वह भाग जहां एंजाइम के संपर्क में आया वो पाचित होने लगा। पाचन की प्रक्रिया कहां हुई? फफूंदी के कोशिकाओं से बाहर। और जैसे ही पाचित होने के बाद जो पोषक तत्व मिले उसने उसको अवशोषित कर लिया, सीधा अवशोषित कर लिया, और उसका इस्तेमाल कहां किया? अपने वृद्धि विकास में। फफूंदियों का विकास पूरे ब्रेड पे हो गया। अगर आप ब्रेड को छोड़ के देखें कि भाई 4-5 दिन में देखते हैं क्या होता है, तो देखेंगे क्या कि वो ब्रेड के अंदर फफूंदियां बढ़ने लगी, फिर ब्रेड गीला होने लगा, उसका रंग बदलने लगा, वो काला होने लगा, उसके अंदर से बदबू आने लगी, उसके अंदर से पानी निकलने लगा। आप कहेंगे कि अब तो सड़ रहा है, ये सड़ रहा है। जिसको आपने ब्रेड के संदर्भ में सड़ना कहा, जैविक तौर पे हम उसी को कहते हैं वो पाचित हो रहा है। यही काम ब्रेड के साथ हम भी करते हैं, लेकिन हम कहां करते हैं? अपने शरीर के अंदर। हम शरीर के अंदर ले जाके ब्रेड पे एंजाइम डालते हैं। और कवक क्या करता है? ब्रेड के ऊपर बैठ जाता है और ब्रेड पर एंजाइम डाल देता है और फिर सीधे पोषक तत्वों को निकाल लेता है। तो ब्रेड को ना तो ग्रहण करना है, ना ही उसको अंदर ले जाके पाचित करना है, बल्कि बाह्य पाचन होगा, और पाचन के बाद सीधा अवशोषण होगा। निष्कासन भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने कुछ लिया ही नहीं जिसको पचा नहीं सकता। वो तो पचे हुए चीजों को ही लिया। और बिल्कुल ठीक कहते हैं, किसी बाह्य पाचन की प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? इसको कहेंगे डीकंपोजिशन, इसको कहेंगे विघटन, विघटन, और इसी को कहेंगे सड़ना। सड़ना एक अच्छी प्रक्रिया है। सड़ने से चीजें क्या हो जाती हैं? उस रूप में बदल जाती हैं जिससे वो बनी थी। वो कच्चे पदार्थ के स्वरूप में टूट जाती हैं। यही काम यहां हुआ। तो सैप्रोफिटिक मृतोपजीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सड़े गले मरे हुए पदार्थों पे उगता है, थ्राइव करता है, वहां पे सर्वाइव करता है। एंजाइम को उसके ऊपर निकालकर उसके उस घटकों में तोड़ देता है कि प्रकृति में अलग अलग घटकों में वो वापस लौट जाए, और फिर यह प्रकृति को साफ सुथरा रखने में मदद भी करता है। और डिकम्पोजर्स का, विघटकों का एग्जाम्पल, दो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो विघटकों के एग्जाम्पल्स कवक और जीवाणु, ये दो एग्जाम्पल विघटक है। ध्यान रखिएगा आज के बाद से कि जब भी विघटक या डिकम्पोजर्स की बात आए तो आप कहेंगे कि कवक और जीवाणु दो डिकम्पोजर्स है, यही सड़ाने का काम करते हैं। और सड़ाना कोई बुरी बात नहीं है, बस ये है कि हमारे काम की चीजें न सड़े। सोचिए, प्रकृति में इतनी सारी पेड़ पौधे, जीव जंतु जो मर जाते हैं, उनके मांस, उनकी हड्डियां रह जाती हैं, वो कैसे खत्म होते हैं? यही विघटक खत्म करते हैं। ये जो पत्ते गिर जाते हैं पेड़ से, वो विघटकों के संपर्क में आते हैं और फिर वो सड़ जाते हैं। सड़ के वो किस में बदल जाते हैं? मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रदान करते हैं, ह्यूमस में बदल जाते हैं। अगर विघटक ना हो तो ये दुनिया चल ही नहीं पाए, क्योंकि विघटक जो होता है वो पोषक तत्वों की इस चक्र को चलाते रहता है।
कौन सा चक्र? जिसमें कोई तत्व टूटेगा और टूटने के बाद वो सरल स्वरूप में बदल जाएगा और फिर सरल स्वरूप जुड़ेंगे तो फिर क्या बनेगा? कोई जटिल जैविक रचना का निर्माण होगा। फिर जैविक रचना मरेगा, मरने के बाद सड़ेगा, सड़ेगा तो फिर सरल बनेगा और सरल फिर उपलब्ध होगा किसके लिए? जैविक रचना के निर्माण के लिए। ये चक्र जो चलती रहती है पोषक तत्वों की, उसके पीछे डिकम्पोजर्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो आप पढ़ेंगे इन्वायरमेंट में कि डिकम्पोजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और डिकम्पोजर्स की पूरी जो कार्य प्रणाली है वो किस पे चलती है? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पे चल रही है, मृतोपजीविता के सिद्धांत पे चल रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे जो है वो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अगर पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात करें तो इसको कहते हैं परजीवी। परजीविता के बारे में बायोलॉजी में कहा गया कि परजीविता दो प्राणियों का परस्पर संबंध है, जिसमें एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है। जिनको फायदा होता है उनको परजीवी कहते हैं, ये सारे डायग्राम देख रहे हैं परजीवी है। और जिनको नुकसान होता है उसको आप होस्ट कहते हैं, मेजबान कहते हैं। आप इसमें देखिए, ये देखिए लीच है, जोंक है जो हमें पकड़ लेता है, जानवरों को पकड़ लेता है। ये हमारे पेटों में पाया जाने वाला टेप वर्म है, ये राउंड वर्म है, ये जू हैं जो हमारे बाल में कभी कभी पाई जाती हैं, नहीं पाई जाती होंगी आपके बाल में, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। खटमल है, ये सारे के सारे परजीवी है। कई परजीवी तो इतने सूक्ष्म होते हैं कि देख भी नहीं पाएंगे, वो हमारे रक्त में रहते हैं, जैसे मलेरिया का परजीवी। कई प्रकार के जीवाणु और विषाणु जो रोग पैदा करते हैं वो भी परजीवी है। ये रोग पैदा करते हैं, लेकिन मूल रूप से वो क्या करते हैं? वो हमारे शरीर के ऊपर या अंदर रहकर हमसे पोषक तत्वों की प्राप्ति करते हैं। उनको तो फायदा है लेकिन हमें नुकसान है, इसलिए वो परजीवी हैं और हम उनके होस्ट हैं। और चूंकि परजीवी हमें नुकसान पहुंचाते हैं और कई बार नुकसान बड़े गंभीर होते हैं, तो हम कई रोग के चपेट में आ जाते हैं। ठीक है, तो परजीविता भी पोषण को प्राप्त करने का एक माध्यम हो सकता है। अब ये लोग जो हैं ये तो पोषण प्राप्त कर रहे हैं, इनको तो मजे ही आ रहे हैं। दिक्कत किसे हो रही है? हमें हो रही है, लेकिन इनके लिए तो पोषण प्राप्त करने का एक तरीका ही है। तो भाई परजीवी के एग्जाम्पल क्या होंगे? बहुत एग्जाम्पल होंगे। बीमारी जब पढ़ेंगे ना, रोग चैप्टर जब पढ़ेंगे तो परजीवी ही परजीवी होंगे। ये रोग पैदा करने वाले जितने हैं वो सब परजीवी हैं। लेकिन फिर भी एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं मानता हूं किसको? विषाणु को। कारण है कि इस बेचारे का जीवन परजीविता के बिना तो है ही नहीं। ये जब भी रहेगा कोशिका के अंदर रह के परजीविता के स्तर पे ही जिंदा रह सकता है। दूसरा क्या एग्जाम्पल है? परजीवी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया जो रोग पैदा करते हैं। और परजीवी कवक। कवक और जीवाणु मुख्य तौर पे विघटक होते हैं, लेकिन कई एग्जाम्पल्स इसके ऐसे हैं जहां पे ये परजीवी की तरह हमारे शरीर के ऊपर या अंदर रहकर रोग पैदा करते हैं। जैसे कवकों के लेके तो बड़ा ही कॉमन है, रिंग वर्म का नाम सुना होगा आपने। रिंग वर्म जिसको हम दाद खाज खुजली कहते हैं, वो कवक के द्वारा होने वाला रोग है। कई लोगों के नाखून के रंग देखे होंगे काले वाले हो जाते हैं, वो भी फंगल इन्फेक्शन है, कवकों का संक्रमण है। सर पे अगर बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, जरूरत से ज्यादा डैंड्रफ है, तो वो भी कवकों का इन्फेक्शन हो सकता है। एथलीट फुट एक रोग है जो पैर में संक्रमण हो जाता है, वो भी कवकों का इन्फेक्शन है। तो ऐसे इन्फेक्शंस को रोग चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे। मैं रोग के बारे में यहां वहां बातों को बताता चलता हूं, आप इसको रोग चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। इस बात को ध्यान में रखना है। तीसरा एग्जाम्पल, कई प्रकार के प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? अमीबा का समूह। प्रोटोजोआ का, जैसे प्रोटोजोआ में मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी यानी कि इसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, रोग पैदा करता है। सारे रोग पैदा नहीं करते, प्रोटोजोआ में कई ऐसे हैं जो स्वतंत्र रहते हैं, जैसे कि अमीबा स्वतंत्र रहता है, हमें नहीं रोग पैदा करता। पैरामीशियम पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में, वो स्वतंत्र रहता है, रोग पैदा नहीं करता। लेकिन उसी वर्ग का, उसी संघ का प्लाज्मोडियम रोग पैदा करता है। लिश्मानिया कालाजार पैदा करता है। ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ संघ का ही है, वो स्लीपिंग सिकनेस पैदा करता है। एंट अमीबा वो डिसेंट्री और डायरिया पैदा करता है। तो ऐसे कई एग्जांपल्स मिल जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं रोग चैप्टर में जरूर पढ़िएगा, है ना। ये भी है। उसके अलावा देखिए वर्म्स,
कृमि, गोल कृमि, फीता कृमि, ये सब है, ये भी परजीवी है। इसके बारे में हम बात करते हैं। और भी एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, देखिए मैं इसको मिटाकर आगे एग्जाम्पल लिखता हूं। ये सब तो ऐसे परजीवी हैं जो शरीर के अंदर है। अब आप कुछ ऐसे परजीवी की बात करें जो शरीर के बाहर बाहर दिखते हैं, है ना, जैसे कि लीच, जोंक, जैसे कि मॉस्किटो, मच्छर। लेकिन मच्छर में ध्यान रखिएगा कि मादा मच्छर ही परजीवी है, मादा मच्छर ही परजीवी है, यही खून चूसती है। खून चूसने का काम मादाओं का ही है, मतलब मच्छर मादाओं का है ना, अपने ऊपर नहीं लेना है, तो कोई टेंशन नहीं है। ये मॉस्किटो, क्योंकि फीमेल को, अब सवाल है कि मादा मच्छर को ही खून क्यों चाहिए? इसलिए कि मादा मच्छर जो है वो अंडे देती है, और अंडे देने के लिए प्रोटीन की मात्रा अधिक चाहिए, और प्रोटीन की मात्रा अधिक कहां से मिलेगी? चलो जानवरों का खून चूस लेते हैं, उसमें प्रोटीन तो होगा ही होगा। नर नहीं खून लेता, कारण है कि नर के पास तो खून चूसने की इंस्ट्रूमेंट तक नहीं है। नर बेचारा मासूम होता है मच्छरों का, मैं सभी नरों की बात नहीं कर रहा हूं, और वो फल फूलों के रस चूस के काम चला लेता है। तो मादा मच्छर, खटमल, ये भी है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको मिल जाएंगे। पादप में भी परजीवी होते हैं। एक पादप परजीवी के नाम कहें तो पादप परजीवी में नाम आता है किसका? कैस्कुटा। बड़ा ही फेमस नाम है कैस्कुटा, हिंदी में कहते हैं अमर बेल, अमर बेल। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब परजीविता का सिद्धांत है। एक को फायदा, दूसरे को नुकसान। ये सब वो हैं जो फायदा उठाते हैं, इसलिए इन्हें परजीवी कहते हैं। जानवर, हम या अन्य कोई जानवर जिनके ऊपर ये रहते हैं, जिनका ये फायदा उठाते हैं, वो मेजबान या होस्ट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। इसको कहते हैं सहजीवी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिहाज से भी बड़ा उपयोगी मामला है। अब यह सहजीविता का मामला क्या है, इसको भी हम देखते हैं। सहजीविता का मामला फिर वही है कि दो प्राणियों का परस्पर संबंध, जिसमें दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। और सजीविता क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है? यह परपोषिता का चौथा प्रकार जो हमने पढ़ा था वही है। दो प्राणी एक साथ हों और एक साथ रहकर अपने जीवन यापन करें और एक दूसरे को फायदा पहुंचाए, तो इसको कहते हैं आप सहजीवी। कई बार तो इनके संबंध इतने प्रगाढ़ होते हैं कि वो अलग रह ही नहीं सकते। ऐसी दोस्ती की अलग कर दो तो फिर मामला जो दोस्ती टूट गई, यानी दो जिस्म एक जान टाइप हो जाते हैं, है ना। और उसी में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिसका नाम है लाइकेन। और ये जो डायग्राम और फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये लाइकेन ही है। क्या है ये? लाइकेन। ध्यान दीजिएगा। अब लाइकेन क्या है, सजीविता का संबंध क्या है, हम इस बात को देखेंगे। तो देखिए भाई, हम बात कर रहे हैं लाइकेन की, और लाइकेन सजीवी है। तो सजीवी की परिभाषा हमें बतलाती है कि सजीवी में दो जीव एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। तो लाइकेन में जो दो जीव हैं, उसमें एक है अलगी यानी शैवाल, और दूसरा है फंजाई यानी कि कवक, है ना। मैं लिख देता हूं, शैवाल और कवक, दोनों का मेल है, दोनों की दोस्ती है। अलगी हमेशा वहां पाया जाता है जहां पानी खूब ज्यादा हो, बहता हुआ पानी हो। काई के रूप में आप जानते हैं अलगी को, सामान्य भाषा में हम काई कहते हैं शैवाल को। और फंजाई कहीं भी पाया जा सकता है, लेकिन फंजाई क्या है, उसके पास अपना भोजन बनाने की क्षमता नहीं है। वो वहीं पाया जाएगा जहां पे भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। यहां देख रहे हैं आप, यहां ये पेड़ के तने के ऊपर फैला हुआ है, और जाहिर सी बात है यहां पानी तो है नहीं और हरा दिख रहा है। तो भाई लाइकेन जिसके अंदर अलगी और फंजाई दोनों हैं, वो पेड़ के तने के ऊपर कैसे रह सकता है? क्योंकि पेड़ के तने के ऊपर ना तो ठीक से भोजन मिलना है और पानी भी नहीं है बहता हुआ। लेकिन लाइकेन में अलगी और फंजाई आपस में एक दूसरे को हेल्प करके अपने इस जीवन को सफल बना लेते हैं। कैसे? अलगी के पास प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाने की क्षमता है,
प्रकाश संश्लेषण और उससे क्या बनेगा? भोजन। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाने की क्षमता है। और फंजाई के पास जल के अवशोषण की क्षमता है। देखिए, फंजाई वायुमंडल से जल अवशोषित कर सकता है और अलगी जो है वो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बना सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि ये भोजन बनाएगा, इसके लिए इसको जल चाहिए और जल तो है नहीं। तो ये जल जो है, ये देखिए जल, ये इसको मिलेगा किससे? फंजाई से। और ये जो भोजन बनाया ये खुद खाया और फंजाई को भी भोजन की एक मात्रा दे देगा। इसके द्वारा बनाए गए भोजन से इसकी जीवन चल गई और इसके द्वारा अवशोषित जल से इसकी जीवन चल गई। दोनों इतने दोस्ती में आ गए एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा के कि अब दोनों एक ही साथ रहते हैं और इनको हम लाइकेन के रूप में जानते हैं। प्रकृति में इनका बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका? सजीविता के संबंध का, जहां पे एक दूसरे को फायदा पहुंचाए। और साथ ही साथ लाइकेन के बारे में एक और बात जान लीजिए कि लाइकेन पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कहीं भी लाइकेन मिलती है, आपको लाइकेन दिख जाता है, इसका मतलब यह है कि वहां वायु प्रदूषण बिल्कुल नहीं है। लाइकेन को कहा गया कि इट इज इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। लाइकेन का नहीं होना, यानी कहीं पे लाइकेन था और अब लाइकेन नहीं है, इसका मतलब है वहां की वायु प्रदूषित हो चुकी है। और लाइकेन का पाया जाना इस बात को सुनिश्चित कर देता है कि उस क्षेत्र में, उस एरिया में वायु प्रदूषण नहीं है। तो सोचिए, कहीं भी लाइकेन मिल जाए तो खुशियां मनाइए, क्योंकि वहां पे वायु प्रदूषण नहीं है। जितने जी भर के मन करे सांस लीजिए, क्योंकि आप शुद्ध वायु में सांस ले रहे हैं। तो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम्पल को समझ लिया आपने। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में दूसरा एग्जाम्पल जो आप देख रहे हैं, ये आपको लग रहा होगा कि ये पौधे का एक जड़ है और जड़ के साथ सफेद सफेद रंग की कुछ फाइबर्स जो हैं वो यहां पे दिख रहे होंगे। मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आप देख पाएं। देखिए, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप, ये वही मामला है। और इसको कहते हैं, ये जो है उसको कहते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा, जड़ और जड़ के साथ कवक। माइकोराइजा एक सजीवी संबंध है और माइकोराइजा में सजीवी संबंध किन के बीचों में? तो इसमें है प्लांट रूट और फंजाई। फंजाई मतलब कवक। तो प्लांट के रूट और फंगस के बीच में सजीवी संबंध है। देखिए, प्लांट का रूट है और उसके साथ क्या है? फंगस लगा हुआ है। प्लांट रूट के पास क्या होगा? भोजन होगा। कहां से भोजन आएगा? भाई प्रकाश संश्लेषण प्लांट करेगा तो फ्लोएम भोजन लेके आएगा ना नीचे। और फंगस के पास क्या है? जल के अवशोषण की क्षमता। जल के अवशोषण की क्षमता। अब एक बात बताइए, प्लांट में जड़ों का मेन काम क्या है? जल का अवशोषण करना। और यहां देखिए, अगर किसी पादप के जड़ों के इर्द गिर्द कवकों का वृद्धि विकास हो जाए तो इन दोनों के मेल को, दोनों के सहयोग को, दोनों के सजीविता के संबंध को हम क्या कहेंगे? माइकोराइजा। और फिर इस कवकों के कारण जल की उपलब्धता जड़ों को आसान हो जाएगी, बड़ी आसानी से जल वो ले पाएंगे। तो भाई लोड कम हो गया किसका? जड़ों का। और बदले में जड़ जो होगा वो कहेगा कि चलो भाई इसको कम से कम जल के बदले में भोजन तो दे दे। तो दोनों के संबंध बहुत बढ़िया चल रहे हैं, एक दूसरे को सहायता करके अपने जीवन यापन कर रहे हैं। और इस पे बड़ी शोध हुए, बड़े काम हुए, इसके महत्व को हमने समझा है ना? तो आप देख पा रहे हैं यहां पे यही चीजें दिखाई गई हैं। बल्कि देखिए कि अगर किसी फसल के साथ माइकोराइजा का प्रयोग हो तो फिर फसलों की उत्पादकता बढ़ गई, कई जगह पे देखा गया। इवन गेहूं के फसलों के साथ भी प्रयोग स्तर पे इसका इस्तेमाल करके देखा गया और पैदावार बढ़ी हुई थी। कारण है कि जल आसानी से उपलब्ध हो पाया
है ना। और अगर माइकोराइजल ग्रोथ हुआ है तो फिर देखिए प्लांट को बड़े फायदे हैं। फायदा नंबर 1 क्या है कि अगर भूमि में, अगर जमीन में पानी कम भी हो, अगर वो थोड़ा सेमी एरिड कंडीशन हो, सेमी एरिड मतलब जल की मात्रा, नमी की मात्रा अगर मृदा में कम भी हो, तब भी प्लांट उग पाएगा। कारण है कि जल उठा के कौन दे रहा है? कवक दे रहा है। अगर मृदा में, भूमि में लवणों की मात्रा अधिक हो, लवणीय भूमि हो, सलाइन हो, जिसमें सामान्य तौर पे कुछ उग नहीं पा रहा है, लेकिन माइकोराइजा का प्रयोग कर ले तो फिर वो उग पाएगा, क्योंकि माइकोराइजा पानी उठा के देगा। आप जानते हैं ना, नमक पानी को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अगर कवक आ जाए जड़ों के साथ तो नमक से भी पानी छीन कर और किसको दे देगा? वो प्लांट को दे देगा। और तीसरा फायदा यह भी है कि अगर माइकोराइजा का ग्रोथ, कवकों का ग्रोथ अगर जड़ों के इर्द गिर्द हो चुका है तो इस कवकों में किसी अन्य संक्रमण होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सोचिए, 3 बड़े फायदे हैं। एक तो आर्द्रता, नमी मिट्टी में कम हो तब भी पौधा उगेगा। लवण का प्रभाव को भी ये क्या करता है? कई हद तक सॉल्व कर देता है। और संक्रमण से पादपों की, पौधों की रक्षा करता है। और कुल मिला के इसका प्रभाव यह पड़ेगा कि इसमें उत्पादकता बढ़ जाएगी। तो माइकोराइजा बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का। ये जो देख रहे हैं आपको शायद ये समझ में ना आए, लेकिन ये दलहन के जड़ों के चित्र है। दलहन के जड़, अब ये सोचिए बहुत छोटे हैं, इसको हम नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे। और आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि दलहन के जड़ों में गांठें होती हैं, तो जड़ों के अंदर गांठें आपको दिख रही है ना। और हम सब जानते हैं कि दलहन के जड़ों में जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की घटना घटती है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है ना। अब देखिए, तो यहां पे हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स। दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की घटना। और ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ना। ये एक सहजीवी संबंध है। और ये सजीवी संबंध किसके किसके बीच में? दलहन के जड़ और जीवाणुओं के बीच। तो देखिए सजीवी संबंध की बात क्या है। सजीवी संबंध में दलहन की जड़ें हैं और राइजोबियम, नाम पक्का सुना होगा आपने, राइजोबियम जीवाणु है। इन दोनों के बीच का सजीवी संबंध है। राइजोबियम के पास ऐसी क्षमता है कि वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकता है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि प्रकृति में नाइट्रोजन 78% है ना। 78% नाइट्रोजन है N2 के रूप में। क्या किस रूप में है? N2 के रूप में। लेकिन ये इसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकते आप, कोई भी जीव जंतु नहीं कर सकता। कारण है कि नाइट्रोजन N2 में नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और तिहरा बंधन होने के चलते ये बॉन्ड इतना मजबूत है कि इसको तोड़ना पॉसिबल नहीं है तो बहुत, लेकिन इस्तेमाल नहीं होगा। या ऐसे भी कह सकते हैं इस्तेमाल नहीं हुआ इसलिए बहुत है, अगर इस्तेमाल होता तो फिर कम होता। लेकिन राइजोबियम के पास ऐसे गुण हैं, उनके पास ऐसा मैकेनिज्म है कि नाइट्रोजन को पकड़कर और उसको नाइट्रेट में बदलकर और फिर प्लांट को दे सकता है। नाइट्रोजन को पकड़ के नाइट्रेट में अगर बदल दिया गया तो वो जल में घुलनशील हो जाएगा, और जल में घुलनशील हो जाएगा तो प्लांट उसको जल के साथ अंदर ले लेगा, और इसी नाइट्रोजन का इस्तेमाल प्लांट कहां करेगा? प्रोटीन के निर्माण में, प्रोटीन के संश्लेषण में। हम सब जानते हैं कि दाल प्रोटीन का एक बढ़िया स्रोत है। हम कहते हैं दाल में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? प्रोटीन की यह मात्रा चावल में क्यों नहीं होती? प्रोटीन की यही मात्रा गेहूं में क्यों नहीं होती? दाल में ही क्यों होती? क्योंकि दाल में ही यह सजीवता का संबंध है। दाल की जड़ें, दलहन की जड़ें अपने गांठों में राइजोबियम जीवाणु को रखता है। यानी कि दलहन की जड़ें जो हैं वो राइजोबियम के लिए अनुकूल वातावरण
और स्थान देता है कि तुम यहां रहो और तुम अनुकूल तरीके से रहो। और बदले में राइजोबियम क्या करता है, उस अनुकूल वातावरण का फायदा उठाते हुए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर और दलहन को दे देता है ताकि प्रोटीन की मात्रा दलहन में ज्यादा हो सके। दोनों के फायदे हो रहे हैं, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, दलहन की जड़ें क्या करता है, मैं यहां लिख देता हूं। दलहन की जड़ों में अनुकूल वातावरण और स्थान, और इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की क्षमता। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना, ये इसके अंदर की क्षमता है। ध्यान दीजिए, नाइट्रेट पानी में सोल्यूबल है। अब देखिए क्या होता है, अब यहां पे घटना यह घटेगी कि अनुकूल वातावरण और स्थान ये मिलेगा राइजोबियम को, और जो नाइट्रेट है ये मिलेगा किसको, दलहन की जड़ों को। हो गया सजीवता का संबंध। और इसके चलते, नाइट्रेट के उपलब्धता के चलते दलहन में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी। तो ये बात ध्यान रखना है। अब सवाल ये है, यहां पे एक और बात समझेंगे कि राइजोबियम को ऐसा क्या दे दिया जाता है, दलहन की जड़ों में ऐसा क्या होता है कि राइजोबियम दलहन के जड़ों के गांठों में ही रहेगा, वहीं गांठों के अंदर घर बना के रहेगा, बल्कि गांठें ही उसकी घर है। ये गेहूं में चावल में क्यों नहीं हो जाता, ये आम में लीची में क्यों नहीं हो जाता, दलहन में ही क्यों? इसके पीछे के कारण को हम समझेंगे। तो देखिए इसके पीछे का कारण क्या है। पहली बात कि राइजोबियम का काम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन तभी करेगा जब राइजोबियम के लिए ऑक्सीजन रहित वातावरण हो, यानी जिस जगह पे राइजोबियम रह रहा हो वहां पे ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। दलहन की जड़ें यही वातावरण पैदा करती हैं। दलहन की जड़ों में ऑक्सीजन रहित वातावरण का निर्माण कर दिया जाता है। अब कहेंगे कि भाई अगर कोशिका में ऑक्सीजन न हो तो काम कैसे चलेगा? ऑक्सीजन तो होता ही होगा, होता ही है, बस यह है कि ऑक्सीजन एक्स्ट्रा नहीं है। ऑक्सीजन राइजोबियम को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है। मतलब राइजोबियम कहता है कि मैं तो नाइट्रोजन फिक्स कर दूंगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर दूंगा, नाइट्रोजन आपको दे दूंगा, लेकिन मैं जब काम करूं तो मेरे इर्द गिर्द ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। अगर हम विज्ञान की भाषा में बोले तो ऑक्सीजन इज पॉइजन फॉर राइजोबियम। नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया में राइजोबियम के साथ अगर ऑक्सीजन आ गया सामने तो पॉइजन का काम करेगा, जहर का काम करेगा। अब ऑक्सीजन रहित वातावरण का निर्माण कैसे होता है? तो दलहन की जड़ों में पाया जाता है लेग हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? लेग हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन पकड़ता है। और लेग शब्द क्यों लगाया? क्योंकि लेग्यूम का मतलब दलहन होता है। लेग मतलब दलहन, हीमोग्लोबिन। इस बात को समझिए। अब देखिए, दलहन की जड़ों की गांठों में एक रंजक पाया जाता है जिसका नाम है लेग हीमोग्लोबिन, जो गुलाबी रंग का होता है। जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है। यहां पे लेग हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो वो गुलाबी दिखेगा। अगर आप पीछे जाएं तो आप देख भी पाएंगे कि यहां पे ये हल्की गुलाबी दिख रही है क्योंकि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? लेग हीमोग्लोबिन पड़ा हुआ है। और इसी के अंदर क्या रहता है? राइजोबियम भी रहता है। लेग हीमोग्लोबिन का एक ही काम है कि राइजोबियम जब काम कर रहा हो और किसी कारण से अतिरिक्त ऑक्सीजन उपलब्ध हो, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अगर कोशिका में हो या उसके आसपास हो, हीमोग्लोबिन उसको पकड़ ले कि भाई तुम राइजोबियम के पास मत जाओ, नहीं तो वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन रहित वातावरण चाहिए। और इसी कारण से दलहन की जड़ों की गांठें गुलाबी होती हैं, वो अनुकूल वातावरण प्रदान कर पाता है, राइजोबियम वहां रह पाता है, और जब रह पाता है तो नाइट्रोजन फिक्स करके दलहन का फायदा करता है। तो हीमोग्लोबिन तो याद होगा ही, उसी के साथ जोड़ लीजिएगा लेग हीमोग्लोबिन की बात को यहां से। यही लेग हीमोग्लोबिन राइस में नहीं होता, व्हीट में नहीं होता,
यही लेग हीमोग्लोबिन कहाँ नहीं होता? आम में नहीं होता, लीची में नहीं होता, सिर्फ कहाँ होता है? चने में, राजमा में, पीनट्स में, विभिन्न प्रकार के दालों में, और इन सब में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। इन सब की जड़ों में रूट नोड्यूल्स या जड़ों की गांठें पाई जाती हैं, और इन गांठों में लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रहित वातावरण का निर्माण करता है, और इसके चलते राइजोबियम रह पाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाता है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये भी बात क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्या और भी एग्जाम्पल है? एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है सजीवता का, और वह हमारे शरीर में है, और वह है इंटेस्टाइनल फ्लोरा। देखिए, दो शब्द है, इंटेस्टाइनल और फ्लोरा। क्या मतलब है इंटेस्टाइनल फ्लोरा? एक तो इंटेस्टाइन यानी आंत, और फ्लोरा का मतलब क्या होता है? फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे। आपने पढ़ा होगा फ्लोरा एंड फौना। फौना का मतलब एनिमल्स और फ्लोरा का मतलब पेड़ पौधे। अब हमारे आंतों में पेड़ पौधे, ये कैसे? यहां पे फ्लोरा का मतलब है जीवाणुओं से, क्योंकि जीवाणुओं के पास कोशिका भित्ति, और अगर हमें एनिमल और प्लांट में किसी एक में जीवाणु को डालना हो तो कहां डालेंगे? फ्लोरा में डालेंगे, है ना? तो हमारे आंतों के अंदर रहने वाले सहजीवी जीवाणु, अगर इसका हिंदी ट्रांसलेशन करें तो आंतों में सहजीवी जीवाणु। देखिए, आंतों में दो प्रकार के जीवाणु हो सकते हैं। एक बैड बैक्टीरिया, ये परजीवी है ना? बैड बैक्टीरिया है, और ये क्या है? परजीवी। ये परजीवी है, हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं। इसमें देखिए, क्लोस्ट्रीडियम है, स्टैफिलोकोकस है, ई कोलाई है, ये सब बीमारी पैदा करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ ये गुड बैक्टीरिया है, ये क्या है? सहजीवी। ध्यान दीजिएगा, बैड बैक्टीरिया को हम निकालने में लगे रहते हैं, हम इनको मारकर भगाने में लगे रहते हैं, और सहजीवी को हम रखते हैं। इसको रखना जरूरी होता है। इसमें क्या आता है? लैक्टोबैसिलस आता है, बिफिडोबैक्टीरियम आता है, और दो तीन श्रेणी के बैक्टीरिया आते हैं जो गुड बैक्टीरिया है, अच्छे बैक्टीरिया है। अब सवाल यह है कि अच्छे बैक्टीरिया करते क्या है? हमारे शरीर में यह बैक्टीरिया क्यों चाहिए? इंटेस्टाइनल फ्लोरा की जरूरत क्यों है? तो पहली बात कि अगर आपके आंतों के अंदर ये सहजीवी जीवाणु हैं तो आपकी पाचन की प्रक्रिया ठीक चलेगी। ये आपके एंजाइम के साथ मददगार साबित होते हैं। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी विटामिन बी के अलग अलग स्वरूप के साथ मिलकर काम करते हैं, एंजाइम की क्रियाविधि बढ़ा देते हैं, पाचन की प्रक्रिया ठीक से चलती है कि नहीं? विटामिन बी जो है उसको एंजाइम के सहायक रूप में भी जानते हैं। और ये जो गुड बैक्टीरिया है, ये जो सजीवी जीवाणु है, ये एंजाइम और विटामिन बी को जोड़कर पाचन की प्रक्रिया में मददगार होते हैं और काम को अच्छे से करवा पाते हैं। पहली बात, अगर आपके शरीर के अंदर ये गुड बैक्टीरिया हैं तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली भी बेहतर काम करेगी, आप स्वस्थ रहेंगे, बीमारियां कम होंगी। इसी कारण से इसकी एक निश्चित मात्रा हमारे शरीर में रहनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिसके चलते इस सजीवी जीवाणुओं की संख्या, ये अच्छे जीवाणुओं की संख्या हमारे शरीर में कम हो जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, ये सजीविता का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जो हमारे शरीर में है। इनको पोषण मिल रहा है हमारे शरीर से। भाई, हमारे आंतों में है तो कुछ ना कुछ तो ले ही रहे होंगे, तो इनका फायदा हो गया। लेकिन हमें क्या फायदा है? हमारी पाचन की प्रक्रिया अच्छी चल रही है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली बेहतर चल रही है, हमारा इंटरनल मैकेनिज्म सही चल रहा है, हमें भी फायदा है। हम चाहते हैं कि ये रहे, ये भी चाहते हैं कि हमारे अंदर रहे, लेकिन हमारे कृत्य कुछ ऐसे, हमारे काम कुछ ऐसे हैं जिससे इनको नुकसान पहुंचता है। कई बार वो काम जानबूझ के किए जाते हैं, कई बार वो काम हमें करने पड़ते हैं, हम गलती से भी कर लेते हैं। जैसे हम एंटीबायोटिक खाते हैं, तो जब एंटीबायोटिक खाते हैं जो जीवाणुओं को मारता है तो अंतर पैदा नहीं करता। वो बैड को भी मारता है, गुड को भी मारता है। बैड मरा तो बीमारी से मुक्त हुए, गुड मरा तो क्या हुआ? पाचन में जो योगदान मिलना था वो बंद हो गया। और उसका खामियाजा ये होता है कि एंटीबायोटिक जैसे ही आप खाते हैं उसके दूसरे दिन से ही आपका हाजमा जो है थोड़ा खराब हो जाता है। आपने इस बात को महसूस किया होगा। कारण है कि जैसे ही आपने एंटीबायोटिक खाया उसने सबको मारा, अच्छे बैक्टीरिया को भी मार दिया, हाजमा थोड़ा खराब हो गया,
पाचन की प्रक्रिया थोड़ी गड़बड़ हो गई। और घर के लोग बाग जो है वो क्या कहते हैं इसके बारे में कि दवा बहुत पावरफुल था, उसकी गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए पेट के अंदर जो है गर्म हो गया है। वो पेट के अंदर गर्म वगैरह नहीं होता, बल्कि यही सजीवी जीवाणुओं की संख्या कम होने के चलते पाचन की प्रक्रिया थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, जिसके कारण लगता है कि अंदर गर्म है, कुछ अजीब लग रहा है। बल्कि कई लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई अगर एंटीबायोटिक जो है वो 100 रुपए का है तो ज़्यादा गर्म होगा, और 50 रुपए का है तो कम गर्म होगा, और 20 रुपए का तो बहुत कम गर्म होगा। ये सब क्या है ना, मिसकॉन्सेप्शन है, उसी से आपको दूर हटना है। ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये है कि एंटीबायोटिक दोनों को मार रहा है। अब देखिए, डॉक्टर जब भी आपको एंटीबायोटिक लिखते हैं तो उसके साथ आप देखेंगे कि बोलेंगे कि रात में बीकोसुल यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोली भी खा लेना, ताकि आपके हाजमे पर थोड़ा बहुत उसका अच्छा प्रभाव पड़ता रहे। रीजन ये है कि सजीवी जीवाणु तो मर गए, विटामिन बी के साथ काम करने वाले एजेंट ही गायब हो गया, शरीर से कम पड़ गया। तो विटामिन बी के साथ काम करने वाला एजेंट अगर हमारे शरीर में नहीं है तो काम करो, विटामिन बी ही पहुंचा दो शरीर में, ज्यादा अतिरिक्त पहुंचा दो, ताकि पाचन पे उसके प्रभाव थोड़े कम हो। यही कारण है कि आप एंटीबायोटिक के साथ साथ बीकोसुल या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोली भी खाते हैं, लेकिन ये अस्थायी निदान है, ये क्विक फिक्स है, तुरंत का काम है। तो क्या करना चाहिए, हमें ऐसी जीवन शैली अपनानी चाहिए कि जहां पे गुड बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया रहें। लेकिन हम जीवन शैली भी ऐसे अपना लेते हैं जिसमें यह बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, है ना। अब सवाल यह है कि ऐसी क्या जीवन शैली है। देखिए, इन बैक्टीरिया के शरीर में रहने के लिए अनुकूल वातावरण क्या होगा, जब खूब सारा रेशेदार पदार्थ हम शरीर में डालेंगे। रेशेदार मतलब फाइबर, हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, ये सब अगर हम खाएंगे तो रेशेदार पदार्थ के प्रेजेंस में ये बैक्टीरिया काफ़ी फ्लरिश करते हैं, इनकी जनसंख्या, इनकी संख्या बढ़ती है, और फिर हमारे शरीर को भी फायदा होता है। ध्यान दीजिएगा, रेशेदार पदार्थ कभी भी पोषक तत्व नहीं है, लेकिन शरीर के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण करने में सहायक जरूर है। तो पहले इस बात को समझ लिया आपने कि हमारे शरीर के अंदर बुरे जीवाणु जो रोग पैदा करते हैं, अच्छे जीवाणु जो सजीवी हैं, जो पाचन की प्रक्रिया और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में सहाय की भूमिका निभाते हैं। एंटीबायोटिक के प्रभाव में दोनों मर जाते हैं, और फिर हम कुछ समय तक अपने जीवनचर्या को एक रूटीन में रखें तो फिर वापस भी आ जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये तुरंत वापस आ जाए या आपके अंदर इसकी संख्या बढ़ जाए, तो उसके लिए हम 2 प्रकार के खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, एक खाद्य पदार्थ है जिसका नाम है प्रीबायोटिक्स, और एक खाद्य पदार्थ है जिसका नाम है प्रोबायोटिक्स। पहले हम प्रोबायोटिक्स को देखते हैं। प्रोबायोटिक्स अपने आप में अच्छे जीवाणु होते हैं जिनको हम शरीर के अंदर लेके जाते हैं, जीवाणु ही लेके जाते हैं। अगर आप कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ खाएं जिसके अंदर जीवाणुओं की संख्या हो, मात्रा हो, और कैसे जीवाणु, गुड जीवाणु, अच्छे जीवाणु, तो उसको हम कहेंगे प्रोबायोटिक फूड। जैसे योगर्ट यानी कि दही, सार क्रीम यानी कि जो खट्टा क्रीम होता है, फर्मेंटेड क्रीम या दूध जो होता है उसके अंदर प्रोबायोटिक मिल्क। याकुल्ट का नाम सुना है आपने, याकुल्ट दूध की बोतल मिलती है छोटी छोटी, वो प्रोबायोटिक मिल्क है। वो फर्मेंटेड खट्टा मिल्क है जिसके अंदर जीवाणुओं की बहुत बड़ी संख्या डाल दी गई है, और आप पीते हैं, जीवाणु आपके शरीर के अंदर तक पहुंचते हैं, आंतों तक, और बाहर से जीवाणु डाल दिया गया, वो सब ठीक हो गया। अगर 10 दिन तक लगातार पिए तो जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, और फिर अंदर सजीवता का संबंध सुचारू रूप से चलेगा, पाचन की प्रक्रिया ठीक हो जाएगी, प्रतिरक्षा प्रणाली में भी इससे फायदा मिलेगा। केफिर, केफिर जो है खीर की तरह है, और ये भी फर्मेंटेड मिल्क से बनाया जाता है, खट्टे दूध से बनाया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, घर में दूध खट्टा हो जाए उसको ऐसे ही मत पी लीजिएगा, क्योंकि उसमें हार्मफुल जीवाणु भी हो सकते हैं। भारतीय रसोई घरों में सबसे बढ़िया है कि हम क्या खाएं, हम खाएं योगर्ट, दही। दही एक बढ़िया प्रोबायोटिक फूड है, क्योंकि उसके अंदर लैक्टोबैसिलस है जो हमारे पेट के अंदर भी है, आंतों के अंदर भी है। खाएंगे मात्रा पहुंचेगी। फिर है देखिए प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जो अच्छे जीवाणुओं के लिए भोजन हो, फूड फॉर प्रोबायोटिक, यानी अच्छे जीवाणुओं का भोजन। और इसमें क्या आते हैं, जैसे गार्लिक, गार्लिक जो है, लहसुन, वो एक बढ़िया प्रीबायोटिक है।
बनाना, इसके अंदर खूब रेशा होता है, ये भी अच्छा प्रीबायोटिक। आप देखते हैं पेट अगर थोड़ा खराब हो तो लोग कहते हैं केला खाओ। व्हीट बार्न एंड फ्लोर, यानी कि आटा, चोकर युक्त आटा, चोकर का मतलब फाइबर, वो वाला आटा, वो भी बढ़िया प्रीबायोटिक है, रेशे को शरीर के अंदर पहुंचाएगा। एस्पेरेगस एक सब्जी है, यानी हरे पत्तेदार सब्जी खाइए। एस्पेरेगस अंग्रेज लोग खाते हैं, छोड़िए, आप हरे पत्तेदार सब्जियों की बात कर लें, पालक की बात कर लें, गाजर की बात कर लें, ये सब जो हैं ये भी हमारे शरीर के लिए बढ़िया प्रीबायोटिक का काम करेंगे, है ना। तो प्रीबायोटिक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिसके शरीर में रखने से या रहने से जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, और ये मुख्य रूप से रेशेदार खाद्य पदार्थ होते हैं, है ना। ये जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने में मददगार होते हैं, और इससे सिर्फ अच्छे जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है, जिसको हम कहते हैं सहजीवी जीवाणु। प्रोबायोटिक ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें जीवाणुओं की संख्या पहले से पाई जाती है, अगर उसको हम खाते हैं तो जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी, और फिर हमारा शरीर की आंतरिक दशा बेहतर होगा, पाचन की प्रक्रिया अच्छी होगी। तो सजीवता के संदर्भ में हमने कई बातों को करा। सजीवता के संदर्भ में हमने 4 एग्जाम्पल्स लिए, बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। लाइकेन याद रखना है, माइकोराइजा याद रखना है, दलहन के जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण याद रखना है, और हमारे शरीर में सजीवी जीवाणुओं का संदर्भ क्या है इसको याद रखना है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे टॉपिक जो किसी बहाने से आप तक पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि वो उसका तार कहीं ना कहीं किसी चीज से जुड़ा होता है, वो बड़े ही केयरफुली डिजाइन करके क्लास के अंदर बांधा गया है। इसलिए आप चाहे बायोलॉजी बैकग्राउंड के हो, या ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के हो, या कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, आप क्लासेस को एक बार जरूर देखिएगा। बेशक वो क्लासेस आपको लगे कि मुझे आता भी है, एक बार देख लीजिएगा, क्या दिक्कत है। मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक बेहतर कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। रही बात तथ्यों की, सनिस्बी की, वैज्ञानिकों के नाम की, मैं उस पर कोई तरजीह नहीं देता, क्योंकि यूपीएससी परीक्षाओं में, इवन पीसीएस परीक्षाओं में उसके महत्व धीरे धीरे कम हो जा रहे हैं। यूपीएससी में तो बिल्कुल नहीं है। क्लास की जो कवरेज है, क्लास में जो चीजें बताई जा रही हैं, जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, उसके एक एक बिंदु पे, पहलू पे आप अपने आप को फोकस कीजिए। बात समझ में ना आती हो, वापस जाइए, है ना, कमजोरी बनने नहीं दीजिए, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर जल्दी मिलेंगे और अगले वीडियो में आगे की बात करेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू संस्कृति आईएएस ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम। पिछले क्लास में हमने न्यूट्रिशन यानी पोषण के बारे में पढ़ा, और जैव जगत में पोषण के विभिन्न प्रकार या विधियों के ऊपर हमने बातें की थी। आज जो टॉपिक है वो एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है, और वो है कि मानव के संदर्भ में पोषण को हम कैसे समझें, कैसे देखें, और उस पर क्या पढ़ें, किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें। तो टॉपिक आज का ये रहा आपके सामने। हम ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात करेंगे, फिर हम न्यूट्रिएंट की बात करेंगे मानव के संदर्भ में, और न्यूट्रिएंट की लिस्ट आपके सामने है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन, हम इसकी बात करेंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप इस वीडियो के माध्यम से, और इसका एक बड़ा भाग आप दिए गए नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। कारण है कि इसमें बहुत सारे तथ्य हैं जिनको एक बार देखना और उनमें से कुछ चीज़ों को याद रखना ज़रूरी होगा। और हम वीडियो में तथ्यों की बात बहुत ज़्यादा नहीं करते, उसके लिए प्रिंटेड नोट्स में जो चीज़ें दी गई हैं उसको कैसे पढ़ें वो मैं बता दूंगा, और फिर दोनों को मिलाकर आप एक समग्र एक कॉन्सेप्ट बना लेंगे, और उससे आपका काम चलेगा। आज के इस क्लास का उद्देश्य ये है कि आपको टॉपिक की एक ओवरऑल समझ विकसित हो जाए, और साथ ही साथ आपको इतनी गाइडेंस दे दी जाए ताकि आप अपने नोट्स का इस्तेमाल इस पे बेहतर तरीके से कर पाए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं मानव में पोषण के प्रकार की। सबसे पहले एक शब्द हमारे सामने आता है जिसके ऊपर हमने बात की हुई थी पिछले क्लास में, और वो है कि न्यूट्रिएंट्स क्या है। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? पोषक तत्व किसे कहते हैं? न्यूट्रिएंट का हिंदी क्या होता है? पोषक तत्व। और मैंने कहा था कि पोषक तत्व ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो खाने के अंदर विद्यमान होते हैं, और खाने के अंदर विद्यमान उस रासायनिक तत्व के प्रयोग से कोई भी जीव ऊर्जा की प्राप्ति करता है,
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास के कार्यों को पूरा करता है और साथ ही साथ प्रजनन जैसे कार्यों को करता है। आप जानते हैं कि जीव के संदर्भ में सबसे बड़ा लक्षण, उसके जीवित होने का सबसे बड़ा लक्षण प्रजनन है। और इस बात को भी आप जानते हैं कि कोई भी जीव इस धरती पर जब है तो उसका एक जैविक दायित्व है, उसकी एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अपने इस जीवन की श्रृंखला को आगे बढ़ाना, अपने जैसे संतति का विकास करना, जिसको आप प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं, है ना। तो ये डेफिनेशन WHO के डेफिनेशन पर आधारित है, जिसमें कहा गया कि न्यूट्रिएंट्स आर मॉलिक्यूल्स इन फूड दैट आर ऑर्गेनिज्म नीडेड टू मेक एनर्जी। तो ये डेफिनेशन जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं न्यूट्रिएंट्स की या पोषक तत्वों की, वो WHO के डेफिनेशन पर आधारित है, जो कहता है न्यूट्रिएंट्स आर मॉलिक्यूल्स इन फूड दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड टू मेक एनर्जी, ग्रो, डेवलप एंड रिप्रोड्यूस। यानी कि भोजन में विद्यमान ऐसे रासायनिक पदार्थ जिसका इस्तेमाल कोई भी जीव अपने वृद्धि विकास के लिए, अपने लिए ऊर्जा की प्राप्ति के लिए और प्रजनन के कार्यों को पूरा करने के लिए करता है। ध्यान दीजिएगा, इस बात से आप अच्छे से वाकिफ हैं कि भोजन पोषक तत्व नहीं है, बल्कि भोजन में कुछ भाग पोषक तत्व है कि नहीं? तो ये बातें क्लियर हो गई। अब देखिए, जब पोषक तत्व के बारे में हमने समझ लिया तो एक टॉपिक और है जिसका नाम है न्यूट्रिशन यानी पोषण। तो पोषण को कैसे डिफाइन करेंगे, इसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। और हमने बात की थी कि पोषक तत्वों को प्राप्त करने की जो भी विधि होगी, जो भी मेथड होगा, जो भी तरीका होगा, उसको हम क्या कहेंगे? पोषण की क्रिया कहेंगे। इसमें कोई बात नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। हमारा फोकस मुख्य रूप से किस पे है? पोषक तत्वों पर है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं आगे की बातों को। देखिए, हम कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट जो आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, वो है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट। यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट जो अनिवार्य हो, आवश्यक हो, और ऐसे जो नॉन एसेंशियल का मतलब ये नहीं होता कि अनिवार्य नहीं है, वो सामान्य न्यूट्रिएंट है। तो आप पोषक तत्वों को दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से वो भाग हैं? वो भाग हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट यानी कि अनिवार्य पोषक तत्व, और नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट यानी कि सामान्य पोषक तत्व। दोनों में अंतर क्या है, मैं इस बात को बता देता हूं। एसेंशियल का मतलब वो है कि ऐसे न्यूट्रिएंट जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं हो सकता, हमारा शरीर उसको किसी भी विधि से बना नहीं सकता। इस न्यूट्रिएंट को हमें बाहर से ही लेना पड़ता है और कोई तरीका नहीं है, भोजन के माध्यम से ही शरीर के अंदर डालना पड़ता है। उसको हम कहते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट, यह अनिवार्य पोषक तत्व है। इसको बाहर से खाने के रूप में, डाइटरी सप्लाई के रूप में लेना जरूरी है। और नॉन एसेंशियल यानी सामान्य जो पोषक तत्व है, उसकी परिभाषा क्या होगी, उसको कैसे समझेंगे? तो ऐसे पोषक तत्व जिनका निर्माण हमारी कोशिकाओं में, हमारे शरीर में हो जाता है और बाहर से उसको उसी रूप में लेने की जरूरत नहीं है, हम उसको कहते हैं नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट या सामान्य पोषक तत्व, है कि नहीं? जैसे अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है, और आप देखेंगे कि कई प्रकार के अमीनो अम्ल ऐसे हैं जो एसेंशियल हैं, जो आपको किसी भोजन के माध्यम से ही लेने पड़ेंगे, और कुछ ऐसे अमीनो अम्ल भी हैं जो हमारे शरीर में बन जाते हैं। हमारा राइबोसोम प्रोटीन के निर्माण में ऐसे अमीनो अम्ल का सीधा उपयोग कर लेता है जो कोशिका द्रव के अंदर ही पाए जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे सामान्य पोषक तत्व, है ना। जैसे विटामिन का निर्माण हमारा शरीर नहीं कर सकता, वो एसेंशियल है, वो चाहिए ही चाहिए, वो बाहर से ही चाहिए। मिनरल यानी लवणों का निर्माण हमारा शरीर नहीं कर सकता, वो हमें चाहिए ही चाहिए। फिर देखेंगे कि भाई सामान्य कौन सा है? कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना है आपने? कोलेस्ट्रॉल एक पोषक तत्व भी हो सकता है। आपको सुन के आश्चर्य होगा, लेकिन इसके ऊपर हम आगे भी बात करेंगे केमिस्ट्री में। कोलेस्ट्रॉल अधिक हो तो हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल न हो तो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल का निर्माण हम अपने शरीर में करते हैं, हम कोलेस्ट्रॉल बाहर से लेते नहीं हैं। हम कुछ भी खाएंगे, शरीर अपने हिसाब से कोलेस्ट्रॉल बना लेगा। बस ये ध्यान रखना है कि हम ऐसे चीज न खाने लगे जिससे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल के निर्माण की क्षमता बढ़ जाए। तो चूंकि कोलेस्ट्रॉल का निर्माण शरीर के अंदर हो जाता है, पोषक तत्व तो है,
लेकिन वो नॉन एसेंशियल है। लेकिन विटामिन्स और मिनरल्स, इनका निर्माण शरीर नहीं कर सकता, बल्कि इनको बाहर से खाने के माध्यम से ही लेना पड़ेगा, तो वो क्या एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। कार्बोहाइड्रेट हमारा शरीर नहीं बना सकता, स्टार्च हमारा शरीर नहीं बना सकता, एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। बहुत सारे प्रोटीन हमारे शरीर नहीं बना सकते, वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। बहुत सारे बना सकते हैं, वो नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट है कि नहीं? तो इसका वर्गीकरण इस स्तर पे किया गया है। जाहिर सी बात है कि हम जब भी पोषण की बात करते हैं, हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट की ही बात करते हैं। तो इस क्लास में भी हम आवश्यक या अनिवार्य पोषक तत्वों की ही बात करेंगे, है ना? जो सामान्य पोषक तत्व हैं जिनका निर्माण शरीर में हो जाता है, उसकी बात करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे जहां पे हम इसकी बात करेंगे। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है बैलेंस डाइट का, संतुलित भोजन का। तो बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट यह है कि ऐसे खाद्य सामग्री, ऐसी थाली, ऐसा खाना जो हम दिन भर में खाते हैं, जिसके अंदर सभी आवश्यक पोषक तत्व की मात्रा उचित अनुपात में विद्यमान हो, उसको आप कहते हैं बैलेंस डाइट। क्या कहते हैं उसको? बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट का मतलब हो गया कि वो सभी चीजें जिसकी आवश्यकता शरीर को है, जो शरीर नहीं बना सकता, वो सब खाद्य पदार्थ में मौजूद हो, तो उसी खाद्य पदार्थ की पूरी मिश्रण को, पूरे सेट को, उस थाली को हम कहेंगे बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन, संतुलित आहार। कोई खास बात नहीं है, कॉन्सेप्चुअलाइज कर लीजिए। आजकल एक नया टर्म मीडिया में सामने आया है और वो है सुपर फूड। सुपर फूड नाम से स्पष्ट है, सुपर फूड। तो सुपर फूड क्या है भाई? क्या ये कोई ऐसी खाद्य सामग्री है जिसमें बस एक ही खाद्य सामग्री और सब कुछ मिल जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि सुपर फूड का कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ ऐसी खाद्य सामग्रियां हमारे इर्द गिर्द हैं जिसके अंदर पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो ज्यादा है, और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं, काफी सारे पोषक तत्व हैं। यानी आप कह सकते हैं कि दे आर न्यूट्रिएंट रिच एंड न्यूट्रिएंट डेंस। उनमें पोषक तत्वों का घनत्व अधिक है, उसकी मात्रा अधिक है, और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व एक ही साथ एक ही खाने के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दुनिया में कोई भी ऐसा फूड नहीं है या कोई भी ऐसा सुपर फूड नहीं है जिसमें सभी पोषक तत्व एक साथ पाए जाते हैं। बस ये है कि चलो भाई, अगर आप कहते हो राइस, तो राइस में स्टार्च की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, स्टार्च हमें चाहिए, हम राइस खाते हैं। हम राइस को सुपर फूड की श्रेणी में नहीं रखते। लेकिन जब हम कहते हैं फिश यानी मछली, तो मछली को लोग सुपर फूड कहते हैं। कारण है कि मछली के अंदर बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं, मिनरल्स है, प्रोटीन है, और एक मछली के अंदर बहुत सारी चीजें जब एक साथ मिल जाती है, इवन कि उसके अंदर अच्छे वाली वसा है जिसको शरीर की आवश्यकता काफी होती है, तो मछली को कहा गया सुपर फूड। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि मछली में सारे पोषक तत्व मिलते हैं। जैसे ब्लूबेरी का नाम सुना होगा, जो बेरीज होती है, आप इसको भी सुपर फूड कह सकते हैं। आप कहेंगे बेरीज, ब्लूबेरीज, ये सब अमेरिकन कॉन्सेप्ट, यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। तो आपके यहां भी बेरीज मिलती है। जामुन को देख लीजिए, आप जामुन को भी सुपर फूड की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे मिनरल्स और बहुत अच्छे उसके अंदर कुछ एल्कलॉइड पाए जाते हैं, कुछ प्लांट्स के कुछ ऐसे सत्व पाए जाते हैं जो शरीर में बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो सुपर फूड बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, ऐसे खाद्य पदार्थ जिसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा अधिक हो और एक से अधिक प्रकार के पोषक तत्व एक साथ पाए जाते हो, तो उसको हम कह देते हैं सुपर फूड, जिसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं, है कि नहीं? तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स ध्यान में रखना है। अब देखिए, मैं आपको लेके चलता हूं बैलेंस डाइट के ऊपर। एक बैलेंस डाइट के संदर्भ में आपको एक समझदारी बनानी है कि बैलेंस डाइट में आप देख रहे हैं कि अनुपातिक तौर पे एक ओवरऑल एक डिवीजन किया हुआ, एक विभाजन किया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि 40% खाना जो हम दिन में खाते हैं वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए, वो हरे पत्तेदार सब्जियां और फल होने चाहिए। फिर देखिए 25% जो चीजें हैं वो फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है क्या? रोटी, चावल। लेकिन फाइबर रिच यानी रोटी हो यानी आटा हो तो चोकर युक्त हो, मैदा नहीं हो। चावल हो तो ब्राउन राइस हो, इसको उसके ऊपर जो है क्या लगा हो? फाइबर अभी लगा ही हो, प्रोसेस नहीं किया हो, पॉलिश नहीं किया हुआ हो। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट हमें 25% चाहिए। 25% लगभग प्रोटीन चाहिए। और प्रोटीन कहां से मिलेगा? दाल से मिलेगा।
मछली से मिलेगा, अंडे से मिलेगा, मांस से मिलेगा, चने से मिलेगा, राजमा से मिलेगा। ये सब दाल की श्रेणी में आ जाते हैं, चना राजमा, और वहां से आपको प्रोटीन की मात्रा मिलती है। और 10% आपको क्या चाहिए? सबसे कम वसा चाहिए। और वसा कहां से मिल जाएगा आपको? सीड से मिल जाएगा। अच्छे वसा कहां से मिलते हैं? बीजों से, ड्राई फ्रूट से, डेयरी प्रोडक्ट से मिल जाते हैं, है ना। तो ये एक बैलेंस डाइट की परिकल्पना में ये ध्यान रखना है कि हमें 40% क्या खाना है? फल और सब्जियां खानी है, 25% कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स खाने हैं, और सबसे कम वसा की मात्रा चाहिए। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कह सकते कि वसा की मात्रा चाहिए ही नहीं, चाहिए, कम चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट के ऊपर हमारी बातें होंगी। अब हम इस बात को पहले ही समझ चुके हैं कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं। तो जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, देखिए यहां जो न्यूट्रिएंट की बात की जा रही है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट की ही बात की जा रही है। और जो अनिवार्य या आवश्यक पोषक तत्व हैं उनको भी दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब यह है कि जिसकी मात्रा शरीर में हमें अधिक पहुंचानी है। इट इज रिक्वायर्ड इन मोर क्वांटिटीज, इट इज रिक्वायर्ड इन बिगर क्वांटिटीज। तो इसमें क्या होगा? इसकी मात्रा हमें अधिक चाहिए, तो इसको क्या कहेंगे? मैक्रो, है ना। और माइक्रो किसे कहेंगे? जिसमें मात्रा कम चाहिए, इट इज रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी। और मैक्रोन्यूट्रिएंट में तीन चीजें हैं: कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हमारे सामान्य जीवन में जो हम एक भारतीय परिवेश में खाते हैं उसमें क्या है? तो चावल, आटा, इनसे बने हुए कोई भी सामग्री हो वो, ब्रेड जो खाते हैं वो भी है, चीनी जो खाते हैं वो भी है कि नहीं, पास्ता जो खा रहे हैं वो भी है, सूजी या मैदे की बनी हुई कोई भी चीज खा रहे हैं वो भी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट में भी इस बात का चुनाव करना है कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत ऐसा हो जिसमें फाइबर की मात्रा भी हो। इस स्तर पे सूजी और मैदा या सफेद ब्रेड खाना, व्हाइट ब्रेड खाना, ये सब अच्छी बात नहीं है। इसकी मात्रा कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट देता है। उसके साथ आवश्यक तौर पे जाने वाली एक और सामग्री है फाइबर, जो न्यूट्रिएंट तो नहीं है लेकिन सिस्टम को क्लीन करने में मदद करता है, वो प्रीबायोटिक है, वो नहीं जाता है। फिर देखिए, कार्बोहाइड्रेट का एक और स्रोत बड़ा हो सकता है, और वो स्रोत क्या है? फ्रूट्स, जो मीठे फल होते हैं उसके अंदर शर्करा की मात्रा है, और शर्करा जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। इसकी मात्रा में ठीक ठाक चाहिए। आपने देखा भी था कि हमें डेली डाइट में लगभग 25% कार्बोहाइड्रेट चाहिए। दूसरा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी मात्रा अधिक चाहिए वो है प्रोटीन। 25% प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? हमने तो शुरू की क्लासेस से ही पढ़ रखा है कि शरीर की सभी संरचनाओं का निर्माण प्रोटीन से होता है, और शरीर के सभी कार्य प्रोटीन रूपी एंजाइम के द्वारा किए जाते हैं। ऐसा मानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की वजन 65 kg है तो उसको पूरे दिन में लगभग 65 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए, अगर वो सामान्य तौर पे व्यक्ति जीवन जीता है तो। अगर वो एक्टिव लाइफ में है, अगर वो थोड़ा खेल खेलता है, बॉडी बिल्डिंग करता है, जिम जाता है, तो फिर 65 kg के व्यक्ति को 1.5 गुना या 2 गुना पर केजी प्रोटीन चाहिए। यानी 65 kg का व्यक्ति को लगभग 100 ग्राम या 130 ग्राम तक प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन 25% होने चाहिए। और प्रोटीन के कितने स्रोत हैं वो आपको पता ही है। अंडे बहुत बढ़िया स्रोत हैं, दाल बहुत बढ़िया स्रोत है, चना राजमा बहुत बढ़िया स्रोत है, डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध वगैरह में प्रोटीन की मात्रा होती है, और नॉनवेज जो होते हैं उसमें भी प्रोटीन की मात्रा होती है। इसकी मात्रा में ठीक ठाक चाहिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट में तीसरा है फैट। हालांकि हमें 10% ही खाना होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। फैट ना हो तो भी कई दिक्कत है। फैट में ही एक डेरिवेटिव है कोलेस्ट्रॉल, अगर वो भी शरीर में ना हो तो भी दिक्कत है। इसकी बात हम आगे करेंगे। अब आइए किस पे? माइक्रोन्यूट्रिएंट पे। ऐसे न्यूट्रिएंट जिसकी मात्रा बहुत कम चाहिए, अल्प मात्रा में जो रिक्वायर्ड हो, जिसकी जरूरत हो, उसको हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व, है ना। तो सूक्ष्म पोषक तत्व और उधर मैक्रोन्यूट्रिएंट बृहद पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व में मिनरल है, लवण है, और ये बहुत कम मात्रा में चाहिए लेकिन चाहिए। और विटामिन है जो कम मात्रा में ही चाहिए लेकिन चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट की मात्रा ग्राम में चाहिए,
प्रतिदिन 50 ग्राम, 60 ग्राम, 100 ग्राम, 120 ग्राम ऐसे चाहिए। जैसे मैंने कहा कि एक सामान्य व्यक्ति को अपने शरीर के वजन के बराबर प्रोटीन की मात्रा चाहिए ग्राम में। 65 केजी का है तो 65 ग्राम चाहिए कम से कम। तो अगर किसी न्यूट्रिशन या किसी न्यूट्रिएंट की मात्रा ग्राम में मिले या ग्राम में चाहिए, उसको हम मैक्रो कहेंगे, बृहद पोषक तत्व कहेंगे। और जो मिलीग्राम में चाहिए, एमजी में चाहिए, बहुत छोटी मात्रा में चाहिए, उसको क्या कहेंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट कहेंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व कहेंगे। तो देख रहे हैं आप, तो कुल मिला के जो भी अनिवार्य पोषक तत्व है वो 5 प्रकार के हो गए: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और इधर हो गए मिनरल एंड विटामिन। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मैक्रोन्यूट्रिएंट मात्रा अधिक, और मिनरल विटामिन माइक्रोन्यूट्रिएंट मात्रा कम। अब आइए आगे बढ़ते हैं और हम अब मैक्रोन्यूट्रिएंट पे चर्चा करेंगे। मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं आप बोर्ड पे देख रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट। अब सवाल यह है कि काम क्या करता है, थोड़ी सी बात जाननी। पहली बात कि मैक्रोन्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट का पहला काम है एनर्जी। इट गिव्स एनर्जी। ऊर्जा के लिए हम सीधे प्राथमिक तौर पे किस पर डिपेंड करते हैं? हम सीधा डिपेंड करते हैं कार्बोहाइड्रेट पे। हमारे शरीर में, हमारे रक्त में जो ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट है, जिससे हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। जो मैं अभी बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, तो आपके रक्त का ग्लूकोज हर कोशिकाओं को भोजन पहुंचा रहा है और उसी से ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। ग्लूकोज ही भोजन है। ग्लूकोज की लेवल कम होगी तो फिर दूसरा नंबर किसका आएगा? हमने बात की थी ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन कहां है? हमारे लिवर में, हमारे मांसपेशियों में संग्रहित है, और वहां से वो रक्त में घुलेगा, ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होगा, और फिर वो ग्लूकोज भोजन के रूप में मिलेगा। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमें किससे चाहिए होता है? ग्लूकोज सबसे पहले नंबर पे आएगा, और दूसरे नंबर पे क्या आएगा? ग्लाइकोजन। और ये दोनों क्या है? दोनों कार्बोहाइड्रेट है। ये दोनों कार्बोहाइड्रेट है। तो पहली बात जिसके साथ है वो है कि एनर्जी देने का काम इसी का है ना, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के फॉर्म में। दूसरी बात आती है प्रोटीन की। देखिए, प्रोटीन के बारे में अभी तक आप बात समझ चुके होंगे कि ग्रोथ, वृद्धि और विकास के लिए जरूरी है। शरीर की सभी संरचनाओं का निर्माण इससे हुआ है, तो जाहिर सी बात है। और देखिए, एंटीबॉडीज पढ़ा था आपने, वो प्रोटीन का बना होता है। हार्मोन्स में से बहुत सारे हार्मोन्स प्रोटीन के बने होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है जिससे शरीर की सभी कार्य प्रणाली संचालित होती है, वो भी किससे बनी? प्रोटीन से बना है। तो प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है आप इस बात को समझ सकते हैं। अब आइए किस पे, तीसरा पॉइंट है क्या? वसा, फैट। फैट का भी काम एनर्जी देना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, एनर्जी देने के पहले नंबर पे कौन आता है? कार्बोहाइड्रेट आता है। और कार्बोहाइड्रेट में भी पहले नंबर पे कौन आता है? ग्लूकोज। दूसरे पे कौन आता है? ग्लाइकोजन। और तीसरे नंबर पे क्या आएगा? फैट्स, है ना। तीसरे नंबर पे फैट आएगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये एक्स्ट्रा रिजर्व है, इसके बारे में बात की है। सेल ग्रोथ, कोशिका के वृद्धि विकास में मदद करता है, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली में आप जान ही रहे कि उसमें लिपिड या वसा की मात्रा पाई जाती है। तो जाहिर सी बात है, पूरी कोशिका संरचना का निर्माण झिल्ली की संरचनाओं से हुआ है, तो इसके बिना तो कुछ हो भी नहीं सकता। हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं, तो विटामिन का जो अवशोषण होता है, उसमें से कई ऐसे विटामिन हैं जिनके अवशोषण में वसा भूमिका निभाता है ना। हम उसकी बात करेंगे। तो विटामिन के एब्जॉर्प्शन में बहुत सारे ऐसे हार्मोन हैं जो वसा से व्युत्पन्न है, जो फैट डेरिवेटिव है। जैसे कुछ के नाम मैं बता देता हूं, टेस्टोस्टेरोन, सेक्स हार्मोन, वो वसा से ही व्युत्पन्न हुआ है, उसी से उत्पन्न हुआ है। एस्ट्रोवाइड का नाम सुना होगा, वो भी एक हार्मोन की प्रकृति की ही चीज है, और वो भी वसा व्युत्पन्न चीजें ही हैं। तो कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो बहुत एसेंशियल है, बहुत जरूरी है, और उसका निर्माण किससे होगा? वसा से ही होगा। और उसके अलावा देखिए, ब्लड क्लॉटिंग में भी इस वसा की भूमिका होती है। हालांकि ब्लड क्लॉटिंग में हमने वसा की भूमिका उस स्तर पे देखी नहीं थी, लेकिन यहां पे मैं आपको बता दूं कि ब्लड क्लॉटिंग में प्रोटीन की भूमिका के साथ साथ सहायक की भूमिका में वसा भी काम करता है ना। तो एक ओवरऑल जानकारी हो गई कि ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, बृहद पैमाने पे पाए जाने वाले या जरूरी
जो पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसके बारे में एक सामान्य स्तर की जानकारी मिल गई। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में अगर कुछ ज़्यादा पढ़ना है तो आपको नोट्स में जाके चीज़ों को देखना पड़ेगा और आप एकदम यकीन मानिए कि वहाँ ये बातें अब बिल्कुल समझ में आएंगी, कोई टेंशन नहीं होगा, फैक्ट्स बातें वहाँ मिल जाएंगी। आगे बढ़ते और अब हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट की। नॉर्मली क्या होता है, लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट पे तो ध्यान देते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट पे बहुत अधिक ध्यान नहीं रहता, लगता है सूक्ष्म है तो बहुत कमी होता होगा, तो क्या ज़रूरी होगा उतना। मैं आपको बता दूं, यूपीएससी की दिलचस्पी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दिलचस्पी मैक्रो न्यूट्रिएंट से ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट पर है। सवाल यहाँ से वो ज़्यादा बनाते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले लवणों की बात कर रहे हैं, मिनरल की बात कर रहे हैं। और मिनरल को भी शरीर में जो लवण हमें चाहिए, जाहिर सी बात है हम बाहर से लेते हैं। बाहर से लवण लेने के दो तरीके हैं, पानी के थ्रू हम बहुत सारा लवण लेते हैं, बहुत सारे लवण ऐसे हैं जो जल के द्वारा लेते हैं। और यही रीजन है कि WHO ने कहा और डॉक्टर्स भी हमारे कहते हैं कि घर में जो आरओ लगा हुआ है और आरओ में हम पानी को मीठा करने के लिए क्या करते हैं, TDS की वैल्यू कम कर देते हैं, जो टोटल डिसॉल्व सॉल्यूट है उसकी वैल्यू कम कर देते हैं। वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं बल्कि हानिकारक है कि नहीं। कारण यह है कि जब आप पानी में से बहुत सारे मिनरल निकाल लोगे इसलिए कि पानी मीठा हो जाए, तो पानी बेशक मीठा हो जाएगा, उसकी स्वाद बेहतर हो जाएगी, लेकिन जब आपने मिनरल हटाया जो उसके खारापन का कारण होता है, मिनरल अगर ज्यादा हो तो खारा होता है, तो इतना नहीं हटा दो कि आवश्यक मिनरल भी वहां से हट जाए और फिर शरीर में मिनरल की कमी होने लगे, है कि नहीं। ये एक दिक्कत की बात होती है। इसलिए कहा गया कि भाई आप पानी अगर आरओ से पिए तो TDS की वैल्यू एक WHO के अनुसार जितना चाहिए उतना रखें और फिर उस पानी को पिए। हल्का फुल्का स्वाद के अंदर अगर कोई दिक्कत है तो कोई टेंशन नहीं है। एक बढ़िया तरीका ये भी है कि अगर आप पानी को घड़े में डाल दें और घड़े में डाल के ओवरनाइट, जैसे हमारा पुराना जो विधि था, तो घड़े में पानी डालकर छोड़ देंगे तो उसकी जो मिनरल की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वो घड़े की मिट्टी से मिनरल जो होगा वो उस जल के अंदर घुलेगा और फिर उसकी जो पोटेंशियल है, उसकी क्षमता है, स्वास्थ्य के लिए उसका जो लाभ है वो बेहतर भी हो जाएगा, है ना। तो देखिए, मेजर मिनरल का मतलब यह है कि ये मिनरल हमें चाहिए ही चाहिए और इसकी मात्रा अपेक्षाकृत थोड़ी ज्यादा चाहिए, यानी इसके ऊपर बहुत सारे क्रियाकलाप हमारे शरीर के जुड़े हुए हैं। तो इसको कहेंगे हम मुख्य लवण, है ना। और मुख्य लवण में मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड है कि नहीं। ये आपके शरीर के मुख्य लवण है। इसमें से किसी एक की कमी हो जाए तो फिर रोग होगा, जीवन सामान्य नहीं रहेगी। कई बार इसकी कमी मृत्यु का कारण भी बन सकती है। मैंने जैसे कहा कि PDF में इसके बारे में आप पढ़ेंगे। अब सवाल यह है कि मेजर मिनरल का काम क्या है। तो पहला, वाटर लेवल को बैलेंस करता है, शरीर में जल की मात्रा को नियत बनाए रखता है। आपने पढ़ा है ऑस्मोसिस, परासरण, विसरण। मैंने कहा था कि शरीर में लवण की मात्रा हो तो जल भी लवण के साथ घुल के रहेगा, लेकिन लवण की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाए तो जो फ्री मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है वो कम हो जाएगा, और लवण की मात्रा बहुत कम हो जाए तो फिर इतना ज़्यादा फ्री मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो जाएगा कि शरीर जो होगा वो पानी को बाहर निकाल देगा। तो इसका एक बैलेंस बना रहना चाहिए, जल और लवणों के बीच का एक अनुपात बना रहना चाहिए, और ये अनुपात यही मिलकर बनाते हैं। इसके अलावा स्किन आपका हेल्दी हो, बाल आपके चमकदार हो, इसके लिए भी इस मिनरल की जरूरत है। और आपके हड्डियों में मजबूती हो, इसके लिए भी मिनरल जरूरी है। जाहिर सी बात है, हड्डियों में कौन से मिनरल मिलेंगे आपको, हड्डियों में मिलेंगे आपको कैल्शियम और फास्फोरस, ये दोनों मिनरल होने चाहिए। आपने अब तक की बायोलॉजी की क्लासेस जो पढ़ी हैं उसमें कई जगह पे आपने कैल्शियम पढ़ा, कई जगह पे सोडियम पढ़ा, कई जगह पे आयरन पढ़ा। तो आयरन को छोड़ दें तो कैल्शियम, फास्फोरस जैसे मिनरल मेजर मिनरल हैं, और नोट्स में हम इन सभी मिनरल के बारे में थोड़ी बहुत बातों को देखेंगे। फिर देखिए, एक ट्रेस मिनरल है। ट्रेस मिनरल का मतलब होता है कि अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में पाई जाने वाली मिनरल, जिसकी आवश्यकता बहुत ही कम है और वो शरीर के कुछ कार्यों में मददगार होता है। चाहिए ये भी, अगर ये भी नहीं हो तो दिक्कत आ जाए, लेकिन अगर मात्रा और कार्यों के स्तर पे देखिए तो ये ज्यादा और इसमें थोड़ी कम, या तो मात्रा कम होगी नहीं तो फिर इसका कार्य जो होगा वो एसेसरी होगा, सहायक होगा। इसमें देखिए एक बड़ा एग्जाम्पल जो पहला है, आयरन है। आयरन कम चाहिए लेकिन बहुत जरूरी है, क्योंकि आयरन होगा तो हीमोग्लोबिन बनेगा।
आयरन की कमी से क्या होगा, एनीमिया रोग हो जाएगा। ट्रेस क्वांटिटी में चाहिए, कम ही चाहिए, आयरन बहुत अधिक नहीं चाहिए लेकिन चाहिए, है ना। सेलेनियम, जिंक, मैग्नीज, क्रोमियम, कॉपर, आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट। आयोडीन चाहिए, थोड़ा सा चाहिए। आयोडीन सामान्यतः किससे मिलता था, जल से मिल जाता है आयोडीन, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हर जगह के जल में आयोडीन हो ये जरूरी नहीं है। और आयोडीन अगर नहीं मिला तो हमारे शरीर में एक हार्मोन का निर्माण ठीक से नहीं हो पाएगा जिसका नाम है थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन अगर नहीं बन पाया तो फिर मां के गर्भ में भ्रूण का विकास ठीक नहीं होगा, भ्रूण की शारीरिक मानसिक विकास ठीक नहीं होगी, और वो भ्रूण जो होगा वो शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण विकसित नहीं रहेगा। अगर उसका जन्म हो गया तो शारीरिक मानसिक अपंगता रहेगी। एक छोटे बच्चे में अगर आयोडीन की कमी आ गई तो उसके मस्तिष्क का विकास ठीक से नहीं होगा और फिर मानसिक तौर पे वो कमजोर होगा, शारीरिक तौर पे भी कमजोर होगा। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने कहा कि आयोडीन, छोटी सी मात्रा आयोडीन की चाहिए, और उसके चलते हजारों बच्चे साल भर में परेशान होते हैं, बीमार हो जाते हैं, जीवन पर्यंत की दिक्कत हो जाती है। तो सरकार ने कानून बना दिया और कहा कि पूरे देश में आयोडाइज्ड सॉल्ट ही बेचे जाएंगे, यानी कि आयोडीन की एक निश्चित मात्रा सॉल्ट में डाल दी जाएगी और सॉल्ट के थ्रू उतनी आयोडीन मिल ही जाएगी जितनी की आवश्यकता है। अब सोचिए, हम खाने में नमक कितना कम खाते हैं और उसमें भी आंशिक रूप से आयोडीन है, इसलिए कि आयोडीन क्या है, ट्रेस मिनरल है। इसकी मात्रा अत्यंत सूक्ष्म स्तर पे चाहिए लेकिन काम बहुत इंपॉर्टेंट करता है। फ्लोराइड, फ्लोराइड धातु के लिए चाहिए, मोलिब्डेनम, इसका भी रिलेशनशिप जो है वो किससे है, आयरन के साथ है, आयरन मेटाबॉलिज्म के साथ है, रक्त के साथ है, ये हमें चाहिए। अब देखिए फंक्शन क्या करते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, दांत को सड़ने से रोकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कई टूथपेस्ट के ऊपर लिखा होता है फ्लोराइड युक्त है ना। तो फ्लोराइड की एक निश्चित मात्रा, ज्यादा भी नहीं और एकदम नील भी नहीं, बहुत सूक्ष्म मात्रा चाहिए ताकि टूथ, हमारे दांत जो हों वो सुरक्षित रहे। ऑक्सीजन कैरी करता है किसके द्वारा, आयरन के द्वारा। इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, कई इम्यूनिटी के प्रोग्राम को और कार्य को करता है, और ये सब मिलकर एक सामान्य ब्लड प्रेशर, रक्तदाब भी बनाए रखते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी आप चीजों को नोट्स में पढ़ेंगे। मेरा काम था चीजों को इंट्रोड्यूस कर देना, तो देख लिया आपने। नेक्स्ट आइए, जो दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट है और न्यूट्रिएंट में जो पांचवा है वो है विटामिन्स। विटामिन्स का नाम किसने नहीं सुना है ना। हम जब भी किसी चीज की बात करते हैं तो कहते हैं अरे ये खाओ, इसमें बहुत विटामिन्स है ना, क्योंकि विटामिन्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, हम शरीर में बना नहीं सकते, हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। कुछ विटामिन को हम छोड़ दें तो हम बाकी विटामिन शरीर में नहीं बना सकते, जैसे कि सूर्य की रोशनी में विटामिन डी का निर्माण हो जाता है, कहाँ पे, हमारी त्वचा में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उस विटामिन डी के निर्माण के लिए भी कुछ चीजें चाहिए। आप कोलेस्ट्रॉल को बुरा मान रहे थे ना, कि कोलेस्ट्रॉल बुरा है। मैं आपको बता दूं कि कोलेस्ट्रॉल अगर शरीर में ना हो तो आपके शरीर में विटामिन डी का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि विटामिन डी के निर्माण के लिए दो चीजें चाहिए। पहली चीज, आपके त्वचा में, आपके स्किन के आसपास कोलेस्ट्रॉल की सूक्ष्म मात्रा चाहिए, और सूर्य की रोशनी में जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, जिसको भी हम नुकसानदायक मानते हैं, वो भी इस पे पड़नी चाहिए, तब जाके विटामिन डी की कुछ मात्रा शरीर में बन जाएगी, है कि नहीं। और विटामिन डी के बनने के लिए हमारे शरीर का 15% हिस्सा कम से कम 15 से 20 मिनट तक धूप में एक्सपोज होना चाहिए, जो आज की जीवन शैली में बड़ी दिक्कत की बात है। सोचिए, आज की हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि अब कभी धूप में जाते ही नहीं, 5 मिनट भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी की कमी होगी तो क्या होगा, हड्डियों की संरचना में प्रॉब्लम होगी, कैल्शियम डिपोजिशन बाधित होगा, और फिर हमें टैबलेट्स के रूप में विटामिन D3 की गोलियां खानी पड़ती है। ये सारी बातों को आप समझेंगे, जानेंगे, और इसके लिए आपको क्या देखना है, पीडीएफ नोट्स देखने हैं। मैं आपको बता दूं कि विटामिन दो प्रकार के हैं। एक विटामिन ऐसे है जो वसा में घुलनशील है, अभी बात हमने की भी थी कि वसा का एक काम यह भी है कि वो विटामिन के अवशोषण में भूमिका निभाता है, और ये वो सारे विटामिन है जो वसा में घुलनशील है और वसा के प्रयोग से ही खाने से अवशोषित होकर हमारे रक्त में पहुंचते हैं, हमारे अंगों में पहुंचते हैं। और विटामिन ए, डी, ई और के है। मैं इनके रासायनिक नाम नहीं बता रहा, क्योंकि टेबल आपको मिल जाएगा विटामिन का पीडीएफ नोट्स में या किसी भी किताब में, वहां इसको पढ़ेंगे कि विटामिन ए का नाम क्या है कि नहीं। उसके अलावा आप ये भी पढ़ेंगे कि विटामिन ए किससे किससे मिल देगा, और विटामिन ए की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं,
है ना। हमने विटामिन ए के बारे में बात की भी थी। विटामिन ए को क्या कहते हैं आप? विटामिन ए को हम कहते हैं रेटिनॉल, है ना। और रेटिनॉल आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेटिनॉल की प्राप्ति कहां से होती है? कैरोटीन, पीले रंग के हरे पत्तेदार सब्जियों से, पीले रंग के फल फूल से होती है। क्लियर है। वसा में घुलनशील है। इसकी खास बात क्या है कि अगर इस विटामिन की मात्रा हमने ले ली, विटामिन ए की मात्रा, डी की मात्रा, ई की मात्रा, के की मात्रा अगर हमने ले ली, तो हमारे शरीर में ये जमा रह सकता है। ये वसा उत्तकों में स्टोर हो जाता है और स्टोर होकर धीरे धीरे लंबे समय तक काम करता है। आप देखेंगे घर में जो बुजुर्ग होंगे या जो आपके माता पिता होंगे, उनको डॉक्टर कई बार लिखते होंगे कि विटामिन D3 की टैबलेट्स खानी है। डेली नहीं खानी है, हफ्ते में एक दिन खानी है, वीक में एक दिन खाना है। भाई डेली क्यों नहीं खाना है? क्योंकि एक बार अगर वीक में खा लिया तो जमा हो गया और हफ्ते तक उससे काम चलता रहा। कई बार तो डॉक्टर ये भी कहते हैं कि आप विटामिन D3 की टैबलेट्स 3 महीने लगातार खा लो, हर हफ्ते 1 या हर हफ्ते 2, और 3 महीने के बाद छोड़ दो, फिर आगे के 3 महीने बाद खाना, क्योंकि जमा होगा। विटामिन की उचित मात्रा जमा हो जाएगी। ज्यादा विटामिन जमा होगा तो फिर हाइपर विटामिनोसिस हो जाएगा और उससे भी दिक्कत होगी। तो विटामिन ए, डी, ई और के के साथ क्या है कि ये वसा में घुलनशील है, वसा में घुलकर शरीर के अंदर जमा रह जाता है और धीरे धीरे काम करता रहता है ना। दूसरा है वाटर सोल्युबल विटामिन, जिसमें विटामिन सी, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 है ये, B9 और B12 ये विटामिन है। अब ये जल में घुलनशील है, वसा में नहीं घुलते। और जल में घुलनशील होने का सबसे बड़ा जो लक्षण ये है कि ये विटामिन जितनी शरीर को आवश्यकता होती है शरीर रखता है, यूज कर लेता है, लेकिन इसको स्टोर नहीं कर सकता। ये हमारे यूरिन के द्वारा निकल जाता है, एक्स्ट्रा विटामिन निकल जाएगा। जैसे हम कई बार विटामिन सी की गोलियां खाते हैं। कोरोना के संदर्भ में विटामिन सी की गोलियां पूरा देश खा रहा था, क्योंकि उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। और आप देखेंगे विटामिन सी की गोली डेली खानी पड़ती है। कारण यह है कि विटामिन सी आपका शरीर यूज करेगा, जितना प्रयोग हुआ, नहीं तो फिर शरीर से बाहर एक्स्ट्रा विटामिन बाहर चला जाएगा, क्योंकि यह जल में घुलनशील है और यूरिन के थ्रू किडनी से होता हुआ निकल जाएगा। तो जब भी हम बीकोसुल खाते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाते हैं, डेली खाते हैं, विटामिन सी खाते हैं, डेली खाते हैं। लेकिन जब हम D3 खाते हैं, विटामिन ई की टैबलेट्स खाते हैं, तो हम वीकली खाते हैं, हफ्ते में एक दिन खाते हैं। अगर बहुत ज्यादा कमी हो तो लगातार 15 दिन तक खा सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद रोकना पड़ता है। लेकिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ, विटामिन सी के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप डेली खा सकते हैं। बस एक टैबलेट डेली खाइए, क्योंकि एक्स्ट्रा तो शरीर निकाल ही देगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए फंक्शन टेबल में मिल जाएगा आपको कि हर विटामिन के नाम, उस विटामिन की प्राप्ति किस भोजन से होगी और उसके कमी से कौन से रोग होंगे, ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन ओवरऑल फंक्शन में बता देता हूं कि विटामिन बहुत जरूरी हैं। इसलिए जरूरी हैं क्योंकि इनकी मात्रा अगर शरीर में पहुंचती रही तो वो कई क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, उसका नियमन करते हैं और चीजें ठीक से चलती हैं, सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। अगर विटामिन कम पड़ गया तो फिर हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें डिफिशियंसी डिजीज हो जाती है, हमें कमी वाले रोग हो जाते हैं। फंक्शन क्या करता है? इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को एकदम बनाए रखता है, कई प्रकार के कैंसर को रोकता है। विटामिन की मात्रा अगर हम ठीक ठाक से लेते रहें, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते विटामिन, आपने पढ़ा था, तो ये कैंसर को भी रोकने की क्षमता रखता है। अब एकदम नहीं कि कैंसर की दवा नहीं है ये, लेकिन कैंसर को डिले कर सकता है, रोक सकता है, संभावना कम कर सकता है। दांत वगैरह को, हड्डियों को मजबूत बनाता है। विटामिन डी की बात करें, हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। स्किन को हेल्दी बनाता है। देखा होगा आपने विटामिन ई का इस्तेमाल करते हुए घर में युवा और युवतियों को स्किन के ऊपर लगाते हुए, बल्कि कई स्किन की क्रीम अगर आप यूज करेंगे तो उसमें लिखा होगा कि विटामिन बी से भरा हुआ है, इनरिच्ड इन विटामिन ई। तो विटामिन ई से इनरिच क्यों है? क्योंकि विटामिन ई त्वचा के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है, एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, उम्र के प्रभाव को कम करता है, हेल्प्स इन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की जो चय अपचय की क्रिया है उसमें विटामिन बी बड़ी भूमिका निभाता है। आपको याद होगा हमने एक जगह पे कहा था कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, विटामिन बी जो हैं,
वो कोएंजाइम है, वो एंजाइम के सहायक हैं, एंजाइम के साथ मिलकर काम करते हैं और कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। और शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति किससे होनी है? कार्बोहाइड्रेट से। शरीर में निर्माण किससे होना है? प्रोटीन से। और उसमें इन एंजाइम की और विटामिन रूपी कोएंजाइम की बहुत भूमिका होती है। इसी बात को यहां देख रहे हैं। ब्रेन और नर्वस सिस्टम के कार्य प्रणाली को भी बेहतर बनाए रखते हैं और ओवरऑल अगर हमारे शरीर में ये पहुंचता है तो हमें डिजीज फ्री रखते हैं, हमें रोग से मुक्त रखते हैं। इनकी कमी रोगों का बुलावा है ना? तो इस बात को ध्यान देना है। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट में विटामिन की हमने बात की, डिटेल स्टडी आप एक बार जरूर कर लीजिएगा नोट्स के माध्यम से। अब देखिए, कुल मिला के हमने 5 न्यूट्रिएंट की बात कर ली है ना। न्यूट्रिएंट 5 हैं, इसकी हमने बात कर ली। कौन कौन से न्यूट्रिएंट है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल एंड विटामिन्स। छठी जो बात करने जा रहे हैं वो है वाटर। वाटर में बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है। वाटर को लेकर बहुत सारी अलग अलग मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वाटर जो है वो न्यूट्रिएंट है, वो भी एक पोषक तत्व की श्रेणी में आना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि वाटर जो है वो जीवन का आधार है, ये तो चाहिए ही चाहिए, तो पोषक तत्व क्यों रखें इसको, क्योंकि इसी के ऊपर तो सारा काम आधारित है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वाटर शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसलिए हम कंफ्यूजन से हटेंगे और हम 5 न्यूट्रिएंट की बात करेंगे कि देयर आर 5 न्यूट्रिएंट्स। वाटर को हम अलग से पढ़ लेंगे, है ना। पानी शरीर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो किससे बना हुआ है? शरीर का ज्यादातर हिस्सा पानी से ही बना हुआ है। हम कहते हैं ना 70% शरीर हमारा पानी है। मस्तिष्क में जाए तो 90% तक मस्तिष्क हमारा पानी है। तो वाटर इज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द बॉडी। दूसरी बात, कोशिकाओं में जो भी कार्य होती है उसके लिए पानी की आवश्यकता है ना। जल ही जीवन है, पढ़ा है। कोशिकाओं में कार्य करने का जो आधार है, माध्यम है, वो क्या है? वाटर है। पानी नहीं तो कोशिका द्रव नहीं, और कोशिका द्रव नहीं तो कोई काम नहीं। चय अपचय की सभी क्रियाएं कहां होती है? कोशिकाओं में। और कोशिकाओं के जिस माध्यम में होती है वो पानी का माध्यम है। इसलिए क्योंकि पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? कि एक ऐसा घोलक जिसके अंदर बहुत सारी चीजें घुल सकती हैं। पानी से ज्यादा घोलने वाला कोई चीज नहीं है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहा। ऐसा भी नहीं है कि पानी में सब चीज घुल जाएगा। पानी में सब कुछ नहीं घुलता, लेकिन पानी में सबसे अधिक चीजें घुलती हैं। और जब सबसे अधिक चीजें घुलती हैं तो जाहिर सी बात है हमारे कोशिका में भी चय अपचय की क्रियाओं का, मेटाबॉलिक रिएक्शंस का, बायोकेमिकल रिएक्शन का आधार क्या बनता है? जीवन की प्रक्रियाओं का आधार क्या बनता है? रासायनिक अभिक्रियाओं का आधार क्या बनता है? पानी बनता है। इसलिए कहा गया कि जल नहीं तो जीवन नहीं। और इसलिए कहा गया कि किसी भी जगह पर, किसी भी ग्रह पर, नक्षत्र पर अगर आप जीवन की खोज करना चाहते हैं तो पहली बात जो हम ढूंढते हैं वो है कि जल है कि नहीं है, क्योंकि जल में ही घुलनशील चीजें हो सकती हैं। सबसे ज्यादा चीजें जो घुलेंगी किसी एक द्रव के अंदर वो जल है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं, है ना। फिर देखिए पानी क्या क्या कर सकता है, क्या क्या फंक्शन में वो हेल्प करता है। पहली बात कि हमारे शरीर से टॉक्सिन्स निकालता है। किडनी जलीय माध्यम में चीजों को फिल्टर करती है और उसको बाहर निकाल देती है। यूरिया है, कई प्रकार के अन्य पदार्थ हैं जो शरीर से निकलते हैं, पसीने के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से निकलते रहते हैं। शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है ना। हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है, हार्ट हो, ब्रेन हो, इन सब के इर्द गिर्द एक द्रव पाया जाता है। उस द्रव में 95% पानी होता है और वो द्रव बाहरी आघात से मस्तिष्क की, हृदय की रक्षा करता है। तो शॉक ऑब्जर्वर समझते हैं, द्रवों में आघात सहने की क्षमता होती है। द्रव आघात को अपने अंदर क्या कर लेते हैं? समाहित कर लेते हैं और ये काम हो गया, है ना। फिर देखिए, किसी भी पोषक तत्व का ट्रांसपोर्ट करना हो, एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचानी हो या एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने हो, वहां पे ये पानी काम करेगा। क्योंकि पानी ब्लड का भी मेजर हिस्सा है और लिम्फ का भी मेजर हिस्सा है। तो लिम्फ के द्वारा या ब्लड के द्वारा न्यूट्रिएंट्स का परिवहन होता है और वो परिवहन जल रूपी प्लाज्मा में घुलकर ही होता है। आपने पढ़ा था प्लाज्मा और कहा था कि प्लाज्मा में
लगभग वो सारी चीजें होती हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं कि वो जल में होती होंगी, किसको छोड़कर? ऑक्सीजन को छोड़कर, है ना। फिर देखिए कॉन्स्टिपेशन रोकता है। खाना खाने के साथ साथ जल का सेवन भी करना होता है। कई खाद्य पदार्थों में जल की मात्रा बहुत अधिक होती है, या फिर जल हम बाहर से पीते हैं ताकि पाचन की प्रक्रिया ठीक चले। शरीर जो है वो बचे खुचे पदार्थ को, जिसको हम अपाचित भोज्य पदार्थ करते हैं, उसको शरीर से आसानी से बाहर निकाल पाए, और इस काम के लिए जल की आवश्यकता है। नहीं तो कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज होगा, हम इस बात को अच्छे से जानते हैं। लुब्रिकेशन यानी चिकनाई, हमारे जितने भी ओराइफिस हैं, एक शब्द आता है ओराइफिस, यानी कि जितने भी बॉडी के अंदर इनलेट है, छेद हैं, नाक, कान, माउथ, जनन अंग, आप देखेंगे कि ये सारे ओराइफिस, सारे जो छेद हैं, जो होल हैं, जो इनलेट है, प्रवेश द्वार है, वो लुब्रिकेटेड है, वो गीला है, वो गीला होना भी चाहिए। इसके कई कारण हैं। एक तो उस गीले वातावरण में कई प्रकार के एंजाइम होंगे जो किसी भी बाहर के रोगाणु के प्रवेश को रोकेंगे, तो लुब्रिकेशन बहुत जरूरी है। अगर सूख जाएगा तो डिस्कंफर्ट होगा। माउथ सूखता है, कितना डिस्कंफर्ट होता है कि नहीं। कान के अंदर हालांकि पानी तो नहीं है, लेकिन कान के अंदर एक तेल नुमा पदार्थ है जो निकल के उसको लुब्रिकेटेड रखता है। हाइड्रेशन यानी कि जल की मात्रा बनाए रखना, वाटर बैलेंस। आप जानते हैं कि अगर शरीर से हम थोड़ा भी पानी खो दें तो सबसे पहले हेडेक होगा, सर दर्द होगा, और अगर उससे भी ज़्यादा पानी खो दे तो फिर आप कमजोरी फील करेंगे, और ज़्यादा पानी खो दे तो बीमार पड़ जाएंगे, और थोड़ा और खो दे तो व्यक्ति मर भी सकता है। तो जल आपको हाइड्रेट करके रखता है ताकि सारी क्रियाएं समुचित तौर पे चलती रहे, है कि नहीं। तो आपने इस छोटे से वीडियो में मानव के पोषण के संदर्भ में बातें पढ़ी, और मेन मुद्दा किस पे था? पोषक तत्वों पे था। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल एंड विटामिन्स। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इन सभी चीजों पर एक बेहतर समझ बनाएं और इसके एग्जाम्पल्स याद रखें, क्योंकि यूपीएससी के परीक्षाओं में इसकी भूमिका बहुत है। एक समान व्यक्ति की तरह भी आपको पोषण के संदर्भ को समझना चाहिए। तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।